हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का 5वां सेट डिस्कस करेंगे। 4 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, और आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ये था, ये देखो आपका 2023 का सीजीएल टियर 1 का सेट 5 है। ये 17/7 का पेपर है, सुबह का। आ जाओ। मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड बताना, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये देखो, irreverent behavior towards anyone held sacred or concerning God। बेटा, irreverent का मतलब होता है अपमानजनक, यानी असम्मान जताना, यानी आप उसको सम्मान नहीं दे रहे हो। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, कोई भी पवित्र हो जैसे भगवान, उसको असम्मान दे रहे हो, वो है ब्लास्फेमी। याद है, आपको कराया हुआ है। प्रोफेन, ब्लास्फेमस, जो व्यक्ति भगवान के प्रति असम्मानजनक तरीके से व्यवहार करता है वो ब्लास्फेमस कहलाता है। एग्नोस्टिज्म, एग्नोस्टिक वो लोग होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं रिलेटेड टू गॉड, भगवान है नहीं है पता नहीं, ठीक है ना। कंफ्यूजन रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान है नहीं है ये लेके कंफ्यूज रहते हैं, वैसे लोग एग्नोस्टिक होते हैं। पैन का मतलब होता है ऑल, पैन इज ऑल। पैंथिज्म क्या है? जब ये आप विचार करते हो कि सब चीज में भगवान है, गॉड एग्जिस्ट्स इन ऑल नेचुरल थिंग्स, ठीक है, पैंथिज्म होता है। बिलीव दैट गॉड exists in all natural things। थिज्म, ये थिज्म क्या होते हैं? बिलीफ दैट गॉड एग्जिस्ट्स। बेटा, एक एक ऑप्शन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई भी ऑप्शन किसी भी दूसरे एग्जाम का क्वेश्चन होता है। बिलीफ दैट गॉड एग्जिस्ट्स, ये भरोसा कि भगवान होते हैं, ये हो गया थिज्म, ठीक है। बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ, यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट है। Many countries throughout the world have achieved full digitalization, यानी डिजिटल हो चुका है। कौन? बहुत सारे कंट्रीज, यानी कि आप समझते हैं इंटरनेट से रिलेटेड बात हो रही है। इनिशियली द एंटायर वर्ल्ड ट्रांसिशन टू, इसका मतलब हो गया कि इनिशियली शुरू शुरू में जो पूरा वर्ल्ड था वो ट्रांजिशन कर गया, यानी चेंज कर गया टू डिजिटलाइजेशन। इसका मतलब फिर से वही बात कर रहा है कि पूरा कंप्लीट जो नेटवर्किंग की बात होती है ना, इंटरनेट कनेक्शन की बात होती है। दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड नोन एज मेटावर्स। दिस टाइप ऑफ इंटरनेट, कौन टाइप ऑफ इंटरनेट पता नहीं। The this existing kind of internet technology which gives us access to various aspects। ये जो existing kind of internet technology है जो हमें पहुंच देता है, एक्सेस मतलब पहुंच देता है, to various aspects is about to change into a better and newer version। कि better और newer version में एक नया फॉर्म में बनने वाला है, और ये जो नया तरीका का होगा, दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड मेटावर्स। ओके, अब आप एक चीज और मार्क कर रहे हो, डी के बाद हमें सी लग रहा है, लेकिन सी के बाद ई नहीं लग रहा है। कि मेटावर्स के बारे में यहां पे इंट्रोडक्शन हुआ और फिर बताया कि मेटावर्स होता क्या है। पहले उसका इंट्रोडक्शन और उसके बाद उसके बारे में ये द मेटावर्स, द बताता है कि पहले इंट्रोडक्शन हो गया फिर हमने द लगाया, तो सी के बाद ई लग रहा है। बेटा, सी के बाद ई तो 2 में आ रहा है,
लेकिन शुरुआत हमें लग रहा है डी और सी, डी सी एक साथ। बेटा डी के बाद सी, देखो डी सी एक साथ यहां पर है और सी के बाद ई यहां पर है। डी के बाद सी यहां पर है लेकिन सी के बाद ई यहां नहीं है। डी के बाद सी, डी के बाद सी और कहीं नहीं दिख रहा है। सी के बाद ई तो दिख रहा है, कहां पे, यहां पर भी दिख रहा है, लेकिन डी और सी भी तो एक साथ होना चाहिए। डी सी ई एक साथ मुझे सिर्फ दिख रहा है एक ही में, दैट इज सेकेंड। देखो ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, बेटा बॉन फायर, देखते हो बहुत आग लगा के उसके चारों तरफ आप होलिका दहन में देखोगे, है ना। और लोहड़ी में देखोगे वो क्या होता है, बॉन फायर होता है, राइट। फेस्टिविटी का तो मतलब हो गया वही त्योहार से रिलेटेड बात, ठीक है। इट इज रिपोर्टेड दैट शी हैज विन अ प्राइज मनी, बेटा शी हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इट इज रिपोर्टेड दैट शी हैज वन, विन, वन, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। देखो क्लियर। नेक्स्ट आओ, जोसेफ ओपन द बाइबल, हमें पैसिव वॉइस बनाना है। ओपन सेकेंड फॉर्म, जैसे देखो वॉज वर प्लस V3 ढूंढना, जैसे आप सेकेंड फॉर्म देखो वैसे तुरंत आपकी नजर फिसलनी चाहिए वॉज वर प्लस V3 ढूंढने के लिए, बाकी यही होगा आंसर, और कौन सा हो सकता है, कोई नहीं। नेक्स्ट, select the part that contains an error. He promised them that he would sure repay. बेटा repay हो गया verb, verb की विशेषता adverb बताता है, sure नहीं surely होगा। He would surely repay the loan urgently. verb कैसे हुआ बेटा, ये adverb बताता है। उसने प्रॉमिस किया that he would surely repay, बेटा sure is adjective, एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है, आपको पढ़ाया है। He would surely repay, यहां पे गलत है, ठीक है। गलिबल, गलिबल का मतलब होता है जिसे मूर्ख बनाना आसान हो, तो इसका एंटोनिम क्या होगा बेटा, गलिबल का सिनोनिम क्रेडुलस होगा। अगर आप सिनोनिम की बात करोगे तो क्रेडुलस होगा। प्लायंट होते हैं लचीला, जो बात मान जाते हैं, तो प्लायंट इज ओबीडियंट या फ्लेक्सिबल, दोनों भी कह सकते हो इसको, यानी लचीला। सिनिकल होते हैं, जो इनको हेल्प करता है ना उनका भी मानते हैं यार ये हेल्प कर रहा है, जरूर इसका कोई मतलब है। सिनिकल ये सोचता है ही, सिनिकल थिंग्स, अ पर्सन हु थिंग्स ऑल आर सेल्फिश, तो बेटा गलिबल का उल्टा तो यही होगा। गलिबल होता है इनको भोले भाले होते हैं, इनको मूर्ख बनाना आसान होता है, उसका उल्टा होगा क्या, सिनिकल, जो उसको हेल्प भी करेगा, वो सोचेगा यार इसका अपना कोई स्वार्थ है तभी ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। मेरा इस सेशन को शेयर कर दो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो। चलो नेक्स्ट आओ, the ball of yarn was being nudged by the kittens, was being plus V3, तो हमें was being plus V3 जैसे दिखता है, तुरंत याद रखना कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में आपको सेम ऐसे ही was were प्लस V1 ing दिखाई देना चाहिए, was were प्लस V1 ing कहाँ है, अरे ये क्या, इसमें कोई एक ऑप्शन गलत उतारा गया है, यहाँ पे कोई एक ऑप्शन में वॉस नजिंग होगा, सेकेंड या थर्ड में वॉस नजिंग होगा, देख लेना 8 नंबर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को मैंने सही करके लिख दिया है वॉस नजिंग, ठीक है।
नजिंग का मतलब होता है ऐसे नाक से ऐसे से नहीं ढकेलना। बॉल बना हुआ है, वुलन बॉल, एक बॉल है वुल का, और उसको नज कर रहा है, तो इसमें आपका एक ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आओ, ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपियरेंस। बेटा कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना, उसकी तारीफ की गई उसके लुक्स के लिए। हिज शर्ट डैश हिज ट्राउजर्स कॉम्प्लीमेंटेड। पास्ट की सेंटेंस है तो पास्ट में ही खत्म होना चाहिए, तो आगे कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंटेड ही हुआ। बेटा कंप्लीट याद रखना, कंप्लीट PLE से कॉम्प्लीमेंटेड बना है, इसका मतलब होता है पूरक होना, जो उसका पूरा करे, है ना, मिलके एक दूसरे को बिल्कुल पूरा कर रहा है। पढ़े हो ना मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वैसे ही उसको पूरा कर रहा है। तो PLI का मतलब तारीफ, PLE का मतलब जो पूरा करता है, और सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, इसलिए ये नहीं। कंपीट का मतलब होता है किसी से कंपीट करना, यानी प्रतिस्पर्धा करना। कंपटीशन करना, ठीक है। और कमेंट तो समझते हो, टिप्पणी करना। अनुराधा, देखो उसमें सबको मार्क्स मिलेगा, जो गलत होंगे ऑप्शंस उसमें। पेट्रोल इज वेरी कॉस्टली दीज डेज। बेटा पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पेट्रोल, ये वाला पेट्रोल, और कौन होगा, बाकी सब तो बिल्कुल गलत ही स्पेलिंग है। देखो, द गुड्स वर टेकन ऑन अ पब्लिक। बेटा जो ढोने वाली गाड़ी होती है उसको कैरियर कहते हैं। ये तो आपका करियर है जिसको बनाने के लिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है। कैरी करने वाला जो चीज होता है वो कैरियर होता है, कैरियर, करियर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इज देयर एनी पोर्टल टू रिडीम दीज कूपन्स दैट आई हैव कलेक्टेड। रिडीम का एंटोनिम क्या होगा बेटा? रिडीम का एंटोनिम होता है कोई भी चीज आपको फिर से मिल जाए, आप उसके पास ले जाओगे, आपको पैसा मिल जाएगा। फोरसेक का मतलब तो त्याग देना, खुद ही त्याग दे रहे हो। डेप्लोर का मतलब होता है नापसंद करना, हेट। फोरफीट जब्त करना, और एम्बेजल पैसा वगैरह जो गबन करते हैं वो, जैसे कुछ लोग बैंक का ही पैसा गबन कर लेते हैं। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, फोरसेक हुआ त्याग देना, लेकिन यहां तो जब्त करने की बात होगी। देखो रिडीम होगा कि आप जाके दिए, आपको पैसा वापस मिल गया, है ना, रिडीम कर लिया आपने। यहाँ पे फोरफीट होगा कि कुछ दिया आपने, आपको रिडीम नहीं किया, वही रख लिया गया, आपका सामान ही जब्त कर लिया गया। टुडे द कंट्रीज नेशनलिस्ट्स रूल द रूस्ट एंड हैंड आउट द जॉब्स। बेटा रूल द रूस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। रूस्ट होता है रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्ड्स। मैंने एक बार बताया था ना कि जैसे कबूतर लोग बैठे रहेंगे, उसमें एक कबूतर देखना ऐसा सीना फुला के इधर से जाएगा उधर से जाएगा, ऐसे से चलता रहेगा, नहीं लगेगा जैसे उसी का शासन चल रहा है, बाकी सब दुबके बड़े हुए। तो रूल द रूस्ट तो वही हुआ जिसका बोलबाला है, टू बी इन चार्ज। बेटा प्रेजुडिस का मतलब होता है पहले से ही अब जज करके बैठे हो। इसको मैंने बताया था जॉन्डिस्ड आई में, पक्षपातपूर्ण, बायस्ड, पार्शियल, याद है। एवरी ऑप्शन इज अ क्वेश्चन, इसीलिए आप सबको करो ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, यानी एक हाथ की दूरी बनाए हुए हो, दूर रहो भाई मुझसे, मुझसे ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो। दिस मीन्स अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विथ समवन। देखो, द एफर्ट्स विल बी वेन। वेन का सिनोनिम पूछा है। इफ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम, द एफर्ट विल बी वेन, यूजलेस। याद करो आपका एक शीट में था, शी इज वेन इन वेन करके आया था आपको, यानी घमंडी बिना बात का। VAIN का मतलब घमंडी भी था, और इन वेन मतलब बिना बात का, बेकार, यूजलेस, ठीक है। डिलाइटफुल तो होता है हैप्पी, केयरलेस होता है गैर जिम्मेदार, नेग्लिजेंट,
सेंसिबल होता है समझदार, वाइज। देखो, चलो नेक्स्ट आप, द पेशेंट लुक डैश एंड टायर्ड। बेटा टायर्ड लगेगा तो वो पेल दिखेगा ना, नहीं, पेल मतलब पीला सा, कलर उड़ा हुआ है, येलोइश कलर आया हुआ है। PAIL बेटा बकेट होता है। ये पढ़े हो, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। नहीं, पील का मतलब होता है छीलना, पील। बेटा पॉल का मतलब होता है ना बिकमिंग लेस एक्साइटिंग, टू बिकम लेस एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। जैसे शादी के कुछ सालों बाद जो एक्साइटमेंट, जो चार्म होता है, इट बिगिंस टू पॉल। यस, पील, छील, ऐसे याद रखो शिव, वेरी गुड, ठीक है ना। नटवर वॉज ए फ्रॉडस्टर who always tried to fooling others। बेटा फूलिंग नहीं होगा यहाँ पे, चीटिंग होगा। अब देखो चीटिंग भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो चीटिंग का सिनोनिम ही है डिसीव। डिसीव का मतलब चीट, लेकिन ये भी सेम मीनिंग है, ये भी सेम मीनिंग है, लेकिन डिसीव हमने क्यों लगाया? क्योंकि टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। रिवील का मतलब होता है उजागर करना, ठीक है। टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। नेक्स्ट आप, कंसेंट। कंसेंट का सिनोनिम पूछा है बेटा। जब आप किसी को कंसेंट देते हो तो आप उससे रजामंद होते हो, है ना। जब आप रजामंद होते हो तो उसका सिनोनिम क्या होगा? एसेंट होगा। कंसेंट, एसेंट। आप अवॉइड करना चाहते हो कोई एक्सीडेंट, यानी से बचना चाहते हो। डिस्टर्ब तो समझते ही हो, और डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्री करना। स्पेशली कोई ऑफिशियल कोई वक्तव्य में आप किसी से डिसेंट करते हो तो वो थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज होता है डिसेंट करना, लेकिन इसका मीनिंग वही है कि डिसएग्री करना। देखो नेक्स्ट आओ, अ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम। एक जगह जहां पे आप गेम्स खेलते हो और वहां पे आप शर्त भी लगाते हो। बेटा कैसीनो होता है, पब में लोग शराब पीते हैं, ठीक है ना। मॉटल, होटल का ही मॉटल वर्ड बना है जिसके अंदर ड्राइव वे होते हैं जहां पे आप मोटर गाड़ी ले जा सकते हो, वो मॉटल हो जाते हैं। कैसीनो होते हैं जहां पे लोग जाते हैं जुआ खेलते, ठीक है ना। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स एरर। Karan called the restaurant to ask if he could reserve। बेटा could बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट की बात चल रही है, कि करण ने रेस्टोरेंट में फोन किया ये पूछने के लिए कि क्या वो रिजर्व कर सकता है एक टेबल फॉर टुमारो, ठीक है। सो यहां पर गलत है, और ऐसे भी प्रेजेंट भी होता तो कॉल्स होता, कॉल तो होगा ही नहीं, राइट। हमारे 20 क्वेश्चंस बन गए। अब आ जाओ, ये देखो क्लोज टेस्ट, जल्दी फटाफट करो तो। ये मैं अभी आपको समझा के कराना चाहती हूं, लेकिन एक बार आप करने की कोशिश करो पहले। हम्म, वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए। द पीपल कैन प्रोसेस वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ओरली। अगर सिर्फ ओरली हम बोलते रहें तो आपको समझ में कम ही आएगा, आप प्रोसेस ज्यादा नहीं कर पाओगे। सो इट इज डैश particularly for a teacher to realize that the students have sometimes listened to 3 or 4 teachers dash you. So it is important for you to realize, बहुत ज़रूरी है खासकर टीचर के लिए ये realize करना that students have sometimes listened to 3 or 4 teachers before you.
आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है, मानती हूँ। आपके पहले क्लास में 4 टीचर्स और आ चुके हैं, 4 पीरियड और हो चुका है। बच्चा कितना प्रोसेस करेगा? तो आप उसको खाली समझाते जाइएगा, उसका दिमाग उसको अच्छे से प्रोसेस करके अपने में समाना वो नहीं कर पाएगा। So the teacher must have props like notes, handouts and slides. The that will होगा, that will make the learning material dash alive for the students. Dash alive, come alive. ठीक है, slides that will make the learning material come alive. बेटा go alive नहीं होता, come alive, यानी आंखों के सामने वो जीवित सा फील होने लगता है जब हम उसको एक डायग्राम से या किसी तरह का स्लाइड से समझाते हैं। तो इससे क्या होगा, दिमाग और अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। मेक द लर्निंग मटेरियल कम अलाइव फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्टे द वे विद देम, और इस तरह से उनके साथ वो रहेगा। बेटा कम अलाइव होता है, गो अलाइव नहीं होता। ठीक है, आप इंटरनेट में देखते हो गो लाइव, वो अलग चीज होता है। अ विजुअल एड, यानी कि जो दिखने में कोई ऐसा चीज है जो उसको विजुलाइज कर सके, जिससे वो उसको एक फील कर सके मेरे नजर के सामने वो बन रहा है। अ लिटिल मूवमेंट और कलर विल गेट द स्टूडेंट्स अटेंशन। थोड़ा सा एफर्ट डालना है, थोड़ा सा मूवमेंट हो, थोड़ा सा कलर हो, कुछ विजुअल हो। Another important thing to dash is that long, complicated sentences spoken fast are simply too difficult for students. Another important thing to realize, ये another important thing है ये समझने के लिए कि भाई अगर आप लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बोल रहे हो और बहुत फास्ट बोल रहे हो, ये बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड। It is therefore dash to use short sentences. It is therefore advisable. ये एडवाइस किया जाता है कि भाई आप शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करिए। अब देखो यहां पे फिर से एक बार समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए ये जानना कि भाई आपके पहले भी 4 टीचर्स कम से कम आ चुके हैं आपसे पहले। इसीलिए आप क्लास को इंटरेस्टिंग बनाइए और उनको विजुअल से, नोट से, स्लाइड से, ठीक है, ताकि ये जो सब लर्निंग है वो एक तरह से अलाइव बन सके, उनके सामने विजुअल बन सके, कम अलाइव। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग ये रियलाइज करने की बात है कि आप जो सेंटेंसेस बोल रहे हो वो भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, शॉर्ट हो, सिंपल हो। इससे क्या होगा, ये बहुत मतलब कह सकती हूं मैं कि ऐसा करना एडवाइजेबल है। आप कहोगे ऐसा करना मैंडेटरी है। बेटा मैंडेटरी अगर आंसर होता तो कंपल्सरी भी होता। कंपल्सरी और मैंडेटरी दोनों सिनोनिम है। ठीक है, प्रोहिबिट का मतलब तो मना करना हुआ, प्रोहिबिट का मतलब तो हो गया मना करना, फॉरबिड। ये हमारा सेट 6 है। ये 5 सेट इसी चैनल पे यानी केडी लाइव पे मैंने लिया है। आज सेट 6 है जो हुआ था 17/7 को, और इसका टाइमिंग था 11:45 से, यानी कि ये सेकंड शिफ्ट है। चलिए आ जाओ। सबसे पहला, एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी, यानी ऐसे जानवर जो अपने शिशु को दूध पिलाते हैं वो होते हैं कौन सा, देखो तो, यस, मैमल। मैमल होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। बेटा फ्लोरा एंड फौना, ये 2 वर्ड आप पढ़ते हो। फ्लोरा होते हैं प्लांट्स ऑफ वेजिटेशन ऑफ एनी रीजन, फौना होता है एनिमल्स ऑफ अ रीजन, एनिमल्स ऑफ अ रीजन फौना होता है। नेक्स्ट आओ वर्टिब्रेट। बेटा वर्टिब्रेट होते हैं जिसके स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ना, जो रीढ़ की हड्डी जिनकी होती है वो वर्टिब्रेट होते हैं। और पैरासाइट कौन होते हैं, जो दूसरे जीवों को पर निर्भर रहते हैं फॉर फूड। तो पैरासाइट आप लिख लेना, दैट डिपेंड्स ऑन others for food
ये हो गए पैरासाइट, परजीवी जिसको कहते हैं। एंड वर्टिब्रेट होते हैं दैट हैज बैकबोन, ठीक है, जिसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। देखो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊं मैं अब। सेलेक्ट द ऑप्शन जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में हेल्प होगा। सर्टेन टू हैपन, जो होगा ही होगा, जो अटल है, अटल मतलब जो सर्टेन है वो होगा ही होगा, वो है इनएविटेबल। बेटा इनएविटेबल का मतलब होता है अटल। जस्टिफिएबल होता है जो आपको लगे कि तार्किक है, न्यायपूर्ण है, ऐसा होना ही चाहिए। जस्टिफिएबल इज न्यायपूर्ण। इंडिस्पेंसिबल, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, दैट यू कैन नॉट डू विदाउट, दैट यू कैन नॉट डू विदाउट, जिसके बिना काम ना चले, वो होते हैं इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, क्लियर। अनकन्वर्टेबल, बेटा जो कन्वर्ट करोगे कन्वर्टेबल है। जैसे अगर मैं कहूं ये पलंग है ना, कन्वर्टेबल है, इसका हम सोफा भी बना सकते हैं, तो कन्वर्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, बहुत ही आसान है ये, बताओ कौन सा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा है? यस, नेफ्यू का स्पेलिंग गलत है बेटा। ऐसे तो कुछ जगह पे प्रोनाउंसिएशन नेव्यू भी होता है, इसको PHEW है ना, भतीजा को कहते हैं NEPH, नेफ्यू, राइट। नीज भतीजी हो गया। नेक्स्ट आओ, इंडोलेंट का एंटोनिम चाहिए बेटा। इंडोलेंट का सिनोनिम है लेजी। इंडोलेंट का मतलब स्लगिश, एक्टिव होगा उसका एंटोनिम। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, जिसका सिनोनिम आपको पढ़ा चुकी हूं, इंडोलेंट, स्लॉथफुल, लेजी, लेकेडेसिकल, स्लगिश, है ना, ये सारा सिनोनिम है इसका। नेक्स्ट आओ, द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो आंदोलन चला था हमारे स्वतंत्रता के लिए, सीक का सेकेंड फॉर्म होता है बेटा सॉट, टू एस्टैब्लिश द कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम। बेटा कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम होगा, फ्रीडम का जो अवधारणा था, हम अवधारणा की बात करेंगे, तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रीडम होना चाहिए था। एनीवे अगर आप चलेगा कॉन्सेप्शंस ऑफ फ्रीडम ठीक है, लेकिन इसके बदले में हम इनमें से कौन सा है जो ज्यादा आपको सटीक लगे, या फिर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, बेटा फ्रीडम के बदले में लिबर्टी, कॉन्सेप्शन के बदले में कॉन्सेप्ट्स लगा दिया, बिल्कुल सही है। और कोई फ्री और कोई आपका फिट भी नहीं हो रहा है, देख लो, सेम मीनिंग देना चाहिए ना आपको। नेक्स्ट आओ, शी माइट हैव कंप्लीटेड हर रिसर्च। बेटा इसका पैसिव वॉइस चाहिए। माइट हैव प्लस V3 को मॉडल प्लस हैव प्लस V3, याद रखना परफेक्ट में हम बीन नहीं भूलते हैं, बीन नहीं भूलेंगे, लेकिन मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 होगा। मॉडल हैव बीन प्लस V3, बीन यहीं पर है और यहां पर है। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये हैड तो आ ही नहीं सकता। मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3, क्यों? क्योंकि हम जब भी मॉडल प्लस हैव प्लस V3 देखते हैं तो हमें याद रहना चाहिए वही सेम मॉडल रिपीट होगा। हैव, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। बीन क्यों? क्योंकि परफेक्ट में बीन मैंने कहा था, याद रखना है आपको, प्लस V3। नेक्स्ट आप, the police were on high alert on account of the dash convict who had killed many people. पुलिस हाई अलर्ट पे थी, किसके कारण? on account of the dash convict। बेटा कॉन्विक्ट होते हैं जो दोषी होते हैं, वो दोषी जिसने कई लोगों की हत्या कर रखी थी और दोषी भी करार हो गया था, वो क्या हुआ होगा जिसके कारण पुलिस हाई अलर्ट पे होगी? बेटा वो रन अवे होगा। रन अवे मतलब भागा हुआ, भागा हुआ। एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है भागा हुआ। देखो ठीक है,
एलॉप का मतलब होता है भाग जाना, लेकिन अपनी प्रेमी या प्रेमिका के साथ। याद रखना ये वर्ड सिर्फ होता है एलॉप्ड टू रन अवे विथ लवर। योर लवर के साथ अगर आप भाग जाते हो अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ, तभी वर्ड एलॉप यूज होता है। फाइन, देखो, he regards himself as a patriot। बेटा पेट्रियट का एंटोनिम चाहिए। पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, तो उसका उल्टा कौन होगा? ट्रेटर होगा। ट्रेटर होते हैं गद्दार। अगर आप देशभक्त की बात करोगे तो सिनोनिम में हम नेशनलिस्ट भी लगा सकते थे। ड्यूटीफुल होता है जो अपने ड्यूटी सही तरीके से करें। लॉयल होते हैं वफादार। हमें तो एंटोनिम चाहिए था देशभक्त का, तो उसका उल्टा क्या होगा? गद्दार। ठीक है, नेक्स्ट आओ। Lucy presented a lucid account of her achievement before the committee। बेटा lucid होते हैं ना, very easy to understand, जो समझने में आसान हो। lucid का मतलब मैंने आपको बताया है easy। easy का सिनोनिम में lucid लिखवाया हुआ है, easy to understand। ये ambiguous का एंटोनिम में मैं ऑलरेडी करा चुकी हूं, तो इसका एंटोनिम ऑफ कोर्स एम्बिगुअस होगा। बेटा एम्बी रूट पता है ना, मैंने बताया था आप लोगों को। एम्बी का मतलब होता है बोथ, यानी एम्बिगुअस का मतलब ये सारे बैच में आपका हो चुका है। एम्बिगुअस का मतलब होता है दो अर्थों वाला, यानी कि कंफ्यूजन है भाई, कौन सा अर्थ आप लेके चल रहे हो मुझे नहीं पता। यानी कि एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, जो क्लियर ना हो। ऑर्डरली, इन प्रॉपर ऑर्डर, ऑर्डर में होना इज ऑर्डरली। एंड ट्रांसपेरेंट, जिसके इस पार से उस पार देख सकते हो, जैसे शीशा हो गया, है ना, तो ट्रांसपेरेंट हो गया दैट यू कैन लुक थ्रू, जिसको आप कहोगे पारदर्शी। देखो, इंटेलिजिबल यानी इंटेलिजेंस भरा, इंटेलिजिबल। नेक्स्ट नाउ, स्केप द बैरल। बेटा स्केप का द बैरल का मतलब क्या है, पहले इसको आप समझने की कोशिश करो। अब देखो, एक बैरल है मतलब एक कनस्तर जैसा मेरे पास बर्तन है। अब जब सारा खाना उसमें से खत्म हो जाएगा, तो होता है ना जब कुछ नहीं बच रहा है, तो नीचे उसको कहते हैं ना, उसको स्क्रैप करना, यानी उसको खखोरना, खखोर के निकालना, निकालने की कोशिश करना, जो बच गया बस उसी को निकालने की कोशिश करना। अब खुद सोचो, जो सबसे नीचे होगा वो जला हुआ भी हो सकता है ना, उसमें प्रॉपर टेस्ट भी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास और बचा ही नहीं, तो मैं नीचे उसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ जो एकदम सटा हुआ है। इसका मतलब क्या करना? इसका मतलब है टू बी फोर्स्ड टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। आपके पास कुछ बचा हुआ नहीं है, बस नीचे वाले चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, वही तो है स्केप द बैरल। देखो 10th का, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक हो तो? मैंने कहा ना, नीचे से एकदम निकालना, कुछ नहीं बचा हुआ है, वीकेस्ट रिसोर्स है हमारा वो। ट्राइंग टू फाइंड समथिंग नहीं होगा बेटा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, अ डाइम अ डजन। एक डाइम में दर्जनों मिल जाएंगे। डाइम का मतलब जैसे यहाँ इंडिया में कहते थे ना एक पैसा, एक दमड़ी, वैसे ही इंग्लैंड में डाइम है। तो एक डाइम में दर्जनों मिल जाए, यानी कि बहुत ही सस्ता, बहुत ही सस्ता। अब मुझे ये देखना है कि अ डाइम अ डजन किसमें प्रॉपर मीनिंग के साथ आया है। हर आइडियाज वर वर्थ अ डाइम अ डजन एंड डिडंट इम्प्रेस द बॉस। अच्छा, इतना बकवास था उसका आइडिया था कि इम्प्रेस नहीं किया बॉस को। यहां चलेगा। द कंसर्ट टिकट्स वर अ डाइम अ डजन एंड सोल्ड आउट क्विकली। ना भाई, डाइम अ डजन का मतलब हो गया कि एक डाइम में दर्जनों मिल जाए, एंड सोल्ड आउट क्विकली। अब इसका मतलब है कंसर्ट के टिकट्स बहुत सस्ते थे और आराम से बिक गए। द रेस्टोरेंट हैड सम डिलीशियस डिजर्ट्स। डिजर्ट्स का मतलब होता है बेटा खाने के बाद जो आप खाते हो, मीठा, उसको। दैट वर अ डाइम अ डजन। नहीं, इसका मतलब हो गया कि रेस्टोरेंट में कुछ डिलीशियस डिजर्ट्स थे जिसका दाम बहुत ही सस्ता था।
द एंटीक स्टोर हैड सम रेयर फाइंड्स बट दे वर अ डाइम अ डजन, यानी कि एंटीक स्टोर में कुछ बहुत ही रेयर चीजें थी बट दे वर अ डाइम अ डजन। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ही सस्ते दर पे था। बेटा एक चीज मैं बताऊं आपको, ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग रॉन्ग हो गया है, क्योंकि अगर आप डाइम अ डजन की बात करोगे इसका मतलब है कि बहुत ही सस्ता, जिसका कोई वैल्यू ना हो। अगर आप किसी का जिसका कोई वैल्यू ना हो उसकी बात करोगे तब तो मुझे लग रहा है ये आंसर सही है कि उसके आइडियाज इतने बकवास थे कि बॉस को कोई इंप्रेस नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप डाइम अ डजन की बात करोगे ना तो यहां भी फिट हो रहा है, ठीक है, यहां भी फिट हो रहा है। और देखा जाए तो सम डिलिशियस डिशेस थे दैट वर डाइम अ डजन, यानी कि एक दर्जन में, एक दर्जन एक डाइम में मिल जाए, यानी कि बहुत सस्ते थे। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंग चलोगे तो यहां तो सब सही लग रहा है, नहीं? राइट। सो एनीवे, अगर आप कहोगे डाइम अ डजन का मतलब हो गया कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू का नहीं था, तो आप यहां पे लगाओगे, ये फिट है। लेकिन बाकी सब में भी अगर नहीं, कीमत बहुत कम था उसके सोच के लगाओगे तो सेकंड थर्ड फोर्थ भी सही फिट हो रहा है। लेकिन अ डाइम अ डजन का एक मीनिंग लिख लो, नॉट वैल्यूएबल। अगर हम, जो इसका मीनिंग था लिटरल कि वैल्यूएबल नहीं है, तो हम 1 मार्क करेंगे। लेकिन सब में फिट हो रहा है ये कि अच्छे डिलिशियस डिजर्ट्स थे उनके पास, लेकिन बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। ये क्वेश्चन रॉन्ग फ्रेम किया है इन्होंने। चलो एनीवे, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में बेटा ए एन आता है। देखो बेटा, एक दो क्वेश्चंस में आप इसलिए फंस रहे हो क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मल है। अदरवाइज क्या प्रॉब्लम है जानते हो? टीचर्स को आंसर मिल जाए ना एसएससी का तो वो घुमा फिरा के वो आंसर ले आते हैं। मैं आपको सारे ऑप्शंस इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आप वहां एग्जाम में सारे ऑप्शंस चेक करोगे और फिर कंफ्यूज होगे, तो वो कंफ्यूजन होगा ही, क्योंकि यहाँ पे सब में डाइम अ डजन का मतलब था नॉट वैल्यूएबल। भाई एंटीक पीसेस थे लेकिन उनके दाम ना के बराबर थे, ठीक है। शी इज अ इंडियन आर्टिस्ट, गलत है बेटा, एन आना चाहिए। शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू एन यूरोपियन। एन यूरोपियन नहीं होता बेटा, अ यूरोपियन होता है। एन इंडियन, अ यूरोपियन, ये आर्टिकल के बेसिक कॉन्सेप्ट में ही दोनों वर्ड में देती हूं। इंडियन में, इंडियन में ई आ रहा है तो एन आएगा, और यूरोपियन का प्रोनाउंसिएशन यू से स्टार्ट हो रहा है तो ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रूटफुल, अंक्शन, विलफुल गलत है बेटा। WILL होना चाहिए था, और FUL आराम से चलता। विलफुल मतलब होता है विलिंगली, इच्छा से, ठीक है। क्रेडल का मतलब होता है पालना, जो पालने में सुलाते हैं ना, जिसमें बच्चे सुलाते हैं। और फ्रूटफुल का मतलब होता है फलदायक। फ्रूटफुल का मतलब ये हो गया यूजफुल, जो फ्रूटलेस नहीं हुआ, फ्यूटाइल नहीं हुआ। फ्यूटाइल और फ्रूटलेस का एंटोनिम है ये बेटा। अंक्शन का मतलब होता है ना, जो मेडिसिनल ऑयल से किसी चीज को नहलाना एज अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट, वो होता है अंक्शन। याद रखना, ये वर्ड बहुत ही अनकॉमन है क्योंकि ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है। ये तो पहली बार ये वर्ड आया है, ट्रीटमेंट विथ मेडिसिनल ऑयल, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अंडरलाइन सेंटेंस को आपको देखना है कि कौन सा वर्ड है जो इसको रिप्लेस कर सकता है। ओनली द आर्टिस्ट्स who make sculptures are allowed to take part in the exhibitions।
बेटा स्कल्पचर्स बनाने वाले को स्कल्पटर कहते हैं, बस इतना याद रखो, ठीक है। स्कल्पचर्स बनाने वाले को स्कल्पटर कहते हैं। देखो स्कल्पचर और स्कल्पटर कितना आसान है, दोनों एक दूसरे का मीनिंग आराम से दिख रहा है आपको, राइट। अच्छा, पेंटर क्या करते हैं? पेंट करते हैं, और क्या करेंगे? पेंटर पेंट करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिसन। बेटा आर्टिसन स्किलफुल तरीके से वो अपने हाथ से कोई मूर्ति बनाएंगे या कुछ बनाएंगे, कलाकारी करेंगे, जिसको आप कह सकते हो शिल्पकार, आर्टिसन, who uses his hands to make things। ठीक है, अब उसमें से जो मूर्तिकार होते हैं वो स्कल्पचर होते हैं, ठीक है। पॉटर इज कूली, कूली जो सामान अपने पीठ पे ढोते हैं। ऐसे देखा जाए तो कई बार आर्टिसन और स्कल्पचर दोनों को हम लोग सिनोनिम में यूज कर देते हैं। फाइन, बोलो कोई प्रॉब्लम? एक सेकेंड बेटा। हम्म, नेक्स्ट आओ। पेमेंट कैन बी मेड बाय डैश और इन कैश। बाय चेक होगा, ये चेक, ठीक है। चिक मुर्गी का बच्चा या कोई पंछी का बच्चा चिक होते हैं, है ना, यानी बेबी ऑफ अ बर्ड। फाइन, देखो। और दूसरी बात है यहाँ पे जो वर्ड चीकी है, बेटा चीकी वर्ड जो है ना थोड़ा सा स्लैंग वर्ड है और थोड़ा सा सही वर्ड नहीं है। जैसे होते हैं ना नॉट शोइंग, व्हेन यू आर नॉट शोइंग रेस्पेक्ट, या फिर आप रूड हो किसी के प्रति, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं चीकी। इट इज अ वर्ड दैट शोज दैट यू डू नॉट रिस्पेक्ट, ठीक है। हालांकि ये बहुत कॉमनली स्लैंग लैंग्वेज में यूज होता है। चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट आओ, ट्रेटर। अब इन एंटोनिम आप ट्रेटर का पूछ रहा है, देखो एंटोनिम ट्रेटर का पूछ रहा है, बताओ क्या होगा? हम्म, अरे यार अब चीक का भी पूछ रहे हो, चीक तो ये हुआ ना यार, चीक है ये चिन्ह है। ये भी पूछ रहे हैं चीक क्या होता है, अरे यार गाल। हम्म, देखो ट्रेटर का एंटोनिम क्या होगा? बेटा ट्रेटर का सिनोनिम तो बिट्रेयर है, लेकिन एंटोनिम लॉयल होगा। अब देखो इसी सेम क्वेश्चन में दो क्वेश्चन एक ही जैसा पूछ लिया है। नहीं, डिफेंड करने वाले, किसी को बचाने वाले, बचाव करने वाले जो होते हैं वो डिफेंडर होते हैं। नहीं, तो ट्रेटर का एंटोनिम हुआ लॉयल। वेरी गुड। नेक्स्ट आओ, शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। बेटा शी है तो शी के साथ इनवाइट नहीं इनवाइट्स होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से क्वेश्चन है, देखो एक्टिव वॉइस बनाना है। बाय हुम वॉज द कॉफी मेड, वॉज प्लस V3 जैसे दिखा, हम समझ में आ गया। वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए V2। याद रखना जब भी आप वॉज वर प्लस V3 देखते हो पैसिव वॉइस में, तो इसका एक्टिव वॉइस V2 होता है। एक्टिव वॉइस में V2 देखते हो तो पैसिव वॉइस में वॉज वर प्लस V3 होता है। तो यहाँ पे V2 मुझे एक ही में मिला, बाकी किसी में नहीं मिला। आंसर यही हुआ। Next, developed countries are at a disadvantage to have access to modern science and technologies. At a disadvantage का एंटोनिम क्या होगा? बेटा privileged। जो लोग privileged होते हैं ना उनको कुछ अतिरिक्त एडवांटेज मिला रहता है, ठीक है। उनके पास साधन होंगे, संसाधन होंगे, बाकी लोगों के पास वो चीज नहीं होते। तो यहाँ पे एट अ डिसएडवांटेज का एंटोनिम पूछा है प्रिविलेज्ड। इस ये लोग होते हैं हु हैव
more resources than others. रिसोर्सेज का मतलब यहाँ एडवांटेजेस हो गया, है ना। बाकी तो वर्ड सारे बहुत आसान है, उसके तो मीनिंग आपको चाहिए ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट आओ, अरेंज द सेंटेंस इनटू अ पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू होमर, Achilles was brought up by his mother at Phthia. छोड़ो आगे। Achilles was the bravest, handsomest and greatest warrior of the army of Agamemnon. चलो आगे। Later non-Homeric, अच्छा Homeric and non-Homeric, ये होमर से और ये नॉन होमर हो गया, ये दोनों एक साथ आना चाहिए। चलो, Achilles in Greek mythology is the son of the mortal Peleus, king of, yes, यहां पे इंट्रोडक्शन है एकिलीज का। डी से शुरुआत होना चाहिए, डी से शुरुआत मेरे दो है। ओके फाइन। अब डी के बाद बी होगा कि डी के बाद ए होगा? बेटा ए तो हो सकता है डी के बाद, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां एकिलीज के बारे में है कि किसका बेटा था, और फिर एकिलीज का पूरा डिस्क्रिप्शन है। और मैं समझ रही हूं कि होमर और नॉन होमरिक ये दोनों एक साथ होना चाहिए था, ए सी एक साथ होना चाहिए, ए सी एक साथ होना चाहिए था। डी में बताया किसकी औलाद है और वो कैसा था देखने में, यानी डी भी एक साथ होना चाहिए। देख लो बेटा, रीडिंग की आदत रखोगे ना तो बहुत तेजी से पकड़ोगे, अगर रीडिंग की आदत रखोगे तो, राइट। तो ये आप यहां पे ऐसे दिखा सकते हो कि भाई डी के साथ बी सही लग रहा है, और होमर एंड नॉन होमरिक ये दोनों एक साथ होना चाहिए, यानी ए के साथ सी आना चाहिए। अब आ जाओ लास्ट पोर्शन एंड दैट इज क्लोज टेस्ट। देखो, यस एकिलीज हील, जसमीत कौर, आपको पता है ना जो वीकेस्ट पॉइंट होता है। चलो जल्दी बनाओ तो फटाफट इसको, जल्दी देखो। हो गया? चलो शुरुआत करें। एम्बिशन इज अ वाइटल इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस। एम्बिशन होना बहुत जरूरी है, अगर आप सक्सेस चाहते हो तो एम्बिशन होना चाहिए। विदाउट एम्बिशन टू पुश अस वी विल नॉट बी डैश ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, वी विल नॉट बी कैपेबल ऑफ। अब बोलोगे एबल ऑफ क्यों नहीं लगा रहे? भाई एबल के साथ ऑफ नहीं लगता है, कैपेबल के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है ऑफ। और क्योरेबल का मतलब तो होता है जो क्योर किया जा सके, जैसे बीमारियां क्योरेबल होती है ना, जैसे अब ट्यूबरक्लोसिस क्योरेबल है, लेकिन यहां पे हम कहेंगे कैपेबल ऑफ। देखो कैपेबल के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है ऑफ, इसीलिए वी ऑल नीड दैट स्पेशल समथिंग डैश आवरसेल्व्स विद इन आवरसेल्व्स, हमारे अंदर कुछ होना चाहिए। अब कहोगे इन क्यों नहीं है? बेटा इन थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर भी हो सकता है ना। विद इन आवरसेल्व्स, हमारे अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए टू गिव अस द विल पावर टू रीच अ हायर गोल। दैन होना चाहिए, क्योंकि देखो हायर होते हैं कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम दैन लगाते हैं, दैन। वी इमेजिन आवरसेल्व्स कैपेबल ऑफ, अभी बताया था कैपेबल के साथ ऑफ लगते हैं। देखो कैपेबल ऑफ एंड कैपेबल ऑफ, दोनों वही नहीं हो गया? सेम। Yet ambition dash money and fire is a good servant but a bad master. बेटा मनी को कहते हैं एक अच्छा नौकर है लेकिन एक बैड मास्टर है ना। अगर मनी आप कमा रहे हो, मनी का इस्तेमाल करोगे जैसे नौकर का करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मनी आपको गाइड करेगा तो आप गलत रास्ते पे चले जाओगे, पथभ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए कहते हैं मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। लेकिन एम्बिशन को भी उसी से कंपेयर किया जा रहा है, तो एम्बिशन लाइक मनी, एम्बिशन भी मनी की तरह, एम्बिशन भी फायर की तरह, अ
अ गुड सर्वेंट होता है फायर जितने समय तक आपके काबू में होता है वो आपके अकॉर्डिंग काम करता है, एक बार बेकाबू हुआ तो फिर सारा सत्यानाश कर देता है। देखो बताओ 22 में बेटा समथिंग विद इन आवरसेल्व्स, जो चीज आपके अंदर होता, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आई विल फिनिश इट इन 1 आवर। इन 1 आवर का मतलब एक घंटे में, एक घंटे में, एक घंटे में, विद इन 1 आवर आपको पूरा पेपर विद इन 1 आवर खत्म करना पड़ता है, क्योंकि आप एक सेकंड भी बाहर नहीं मिलता, तुरंत पेपर छीन लिया जाता है। तो जहां पे हम किसी चीज के अंदर की बात करते हैं ना, कि अंदर एकदम मतलब अंदर मैं मौजूद दिखाना चाहती हूँ, तो विद इन लगाती हूँ, यानी हमारे अंदर है, तो अंदर के लिए विद इन इज अ बेटर वर्ड। ठीक है, क्योंकि यहां इन और विद इन दोनों था ऑप्शन में, तो मेरे हिसाब से 22 में विद इन आना चाहिए। एक सेकेंड, एक वर्ड में PORTER था क्या कि क्या था? एक सेकेंड रुको, ओ माय गॉड, ये तो POTTER है, ये तो पॉटर है, PORTER नहीं है। क्या हड़बड़ी में मैंने PORTER का बना दिया आपको, ये तो पॉट्स बनाने वाले होंगे। POTT दिया हुआ है, ये तो पॉट बनाने वाले होंगे। POTTER पॉट बनाने वाले होंगे ये तो, नहीं तो वो तो अलग चीज होता है यार, एक सेकेंड को, ये अलग मीनिंग है इसका। हु मेक्स पॉट्स, ठीक है, पॉटर इज हु मेक्स पॉट्स, हमने PORTER का दे दिया था, ये कूली होता है। ठीक है, क्लियर? PORTER कूली है, POTTER था यहाँ पे पॉटर, ये पॉट बनाने वाले पॉटर होंगे। ये है 2023 का सेट 7, एग्जाम का डेट 17/7/2023 है, और जो टाइम है 2:30 से 3:30 बजे का। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एंटोनिम ऑफ ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है बेटा जीत, जीत का मतलब हो गया सक्सेस, है ना। मैं आपको हमेशा क्लास में एक सेंटेंस बैच में कराती हूं, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, यानी कि सच हमेशा जीतती है। अब जीत का एंटोनिम होगा डिफीट, यानी कि हार। अटेन करना मतलब होता है कोई चीज पाना, तो अटेनमेंट हो गया कोई भी चीज पाने की क्रिया जो होती है, किसी भी चीज को पाने की जो क्रिया होती है वो अटेनमेंट होता है। और बेटा सक्सीड की अगर बात करोगे तो ट्रायम्फ का सिनोनिम सक्सीड है, हमें तो एंटोनिम चाहिए, राइट। नेक्स्ट आओ, रमन रनन 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 feels that the notion of democracy is a farce। इसका मतलब है कि जो नोशन है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, बेटा ये आइडिया जस्ट एक फार्स का मतलब होता है, इसे लाई, मतलब सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। नाउ सी, आइडिया का एंटोनिम क्या होगा बेटा? रियलिटी होगा। जब भी आप कभी देखते हो, जब कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे के खिलाफ कुछ कर देता है, तो कहते हैं भाई यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी रहा ही नहीं, अब तो ये डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा है, इट इज जस्ट अ फार्स, यानी कि समथिंग कह सकते हो कि दैट इज नॉट ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। ठीक है, समथिंग important but not important और serious कह सकते हो, something serious or important but not treated with respect, यानी कि जब मान लो प्रधानमंत्री से कोई कुछ कह रहा हो और उठा के बाहर फेंक दिया गया उनको,
है ना, संसद से, तो कहते हैं भाई आप डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, डिक्टेटरशिप हो गया है, यानी डेमोक्रेसी आप हो गया है क्या, फार्स। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम। कोशेंट आप मैथ्स में जानते हो ना, किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो जो आता है रिजल्ट उसको कोशेंट कहते हैं, है ना। तो ये क्या है, द रिजल्ट व्हेन अ नंबर is divided by another number। नहीं होता है, डिविजर होता है डिवाइड करने वाला, कोशेंट होता है जो उसके आंसर आए, और नीचे अगर बच गया कुछ तो रिमाइंडर कहलाता है ना। नेक्स्ट देखो, एंटोनिम ऑफ वैक्स। बेटा वैक्स का एंटोनिम लोग नहीं जानते हैं कि क्या होता है, कि इसका रीजन ये है कि वो कभी भी सूरज को या चांद को जो पढ़ते हैं ना, तो वो चांद का वो नहीं पढ़ते हैं ध्यान से, वैक्सिंग एंड वेनिंग। बेटा चांद जब शुरुआत के 14 दिन जो बढ़ रहा होता है ना उसको कहते हैं वैक्सिंग। वैक्सिंग होता है जब वो बढ़ रहा होता है, और जो वेनिंग की स्टेज में आता है तो घट रहा होता है। तो याद रखना, वैक्स इज इंक्रीज एंड वेन इज डिक्रीज। और याद रखना, जैसे कहें उसकी पॉपुलैरिटी इज ऑन द वेन, इसका मतलब कम हो रहा है ना। कल ईपीएफओ का जो पेपर डिस्कस किया था मैंने, बेटा ईपीएफओ का पेपर में भी वैक्सिंग एंड वेनिंग है, देखना वेनिंग है, देखना पॉपुलैरिटी इज ऑन द वेन करके कुछ था। वेल का मतलब रोना, ठीक है। और केन जानते हो ना, केन की छड़ी बहुत ही बड़ी फेमस है, स्कूल में पढ़ी है कि नहीं, पतली पतली बांस की तरह होती है वो केन, ठीक है। तो एक कह सकते हो इसको बांस की तरह सीधी छड़ी होती है ना, उसको केन कहते हैं, ठीक है। और केन कोई भी चीज सीधी होती है, जैसे शुगर केन नहीं, हाँ, गन्ने को क्या कहते हैं, शुगर केन। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पैटर्न का में PAT होता है, पैटर्न, पैटर्न का स्पेलिंग यहां गलत है। कोई भी किसी चीज का पैटर्न होता है तो उसका समर्थन कर रहा होता है, उसको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, कोनोटेशन क्या होता है, कोनोटेशन आप किसी चीज में ऐड करते हो, डियर्थ एंड क्वेरी, ये तीनों का मीनिंग आप ध्यान से देखो। कोनोटेशन होता है कोई भी आइडिया अगर एक्सप्रेस किया गया हो बाय अ वर्ड इन एडिशन टू इट्स मेनी मीनिंग। अब देखते हो कोनोटेशन लिखते हैं कुछ लोग, है ना, कहीं पर भी किसी चीज में कोनोटेशन लिखते हैं तो कुछ और एडिशनल वर्ड ऐड किया जाता है टू द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, ठीक है। मैं एक काम करती हूं, इसका एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। An idea expressed by a word in addition to its main meaning। जैसे अगर आप किसी को कहते हो ना स्पिंस्टर, बेटा स्पिंस्टर का सीधा मतलब होता है क्या, कुंवारी महिला, लेकिन इट हैज सम नेगेटिव कोनोटेशन। क्या नेगेटिव कोनोटेशन, यार बूढ़ी हो गई अभी तक शादी नहीं हुआ, चिक 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 बुढ़िया करती रहती है, वो फीलिंग आता है। तो नेगेटिव कोनोटेशन का मतलब हो गया कि उसका कुछ नेगेटिव भी मीनिंग निकलता है, किसी भी वर्ड का कुछ एडिशनल मीनिंग अपार्ट फ्रॉम इट्स मेन मीनिंग, उसको कहते हैं कोनोटेशन। बेटा डियर्थ का मतलब होता है स्केर्सिटी, डियर्थ का मतलब स्केर्सिटी यानी कमी हो गया, ठीक है। और जो क्वेरी होते हैं ना, जहां पर खुदाई करके सैंडस्टोन वगैरह निकाले जाते हैं, ठीक है ना, प्लेस
dug to take out sandstone itself, etc. खुदाई करके वहां से स्टोन वगैरह निकाला जाता है। अब बहुत बड़े बड़े क्वेरीज देखते हो, है ना, जगह जगह खुदाई कर करके छोड़ दिया है। कहते यार पहाड़ के ऊपर इतने सारे पेड़ लगे हुए थे, अब वहां पे क्वेरी है तो वहां पे चारों तरफ खाली रेत उड़ता रहता है। क्योंकि वो जो खुदाई करते हैं ना अंदर से स्टोन मार्बल मार्बल ये सब निकालने के लिए, तो बेटा वहां पे बिल्कुल क्या होते हैं ना, सिर्फ रेत और धूल और वही सब पत्थरों के कण उड़ते रहते हैं, उनको क्वेरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ। शी वॉज अपसेट सीइंग द स्कैटर्ड डॉक्यूमेंट्स। बेटा स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, स्कैटर मतलब बिखेरना होता है, स्कैटर्ड बिखरा हुआ। एंटोनिम चाहिए, गैदर्ड होगा। बेटा पेरिश जो होते हैं ना गायब हो जाते हैं, डिसअपियर। पेरिश्ड हो गया डिसअपियर्ड। जैसे हल, ब्रेड, ये सब पेरिशेबल गुड्स है ना, कुछ दिन छोड़ दो तो खत्म बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट, डिसिपेट का मतलब भी होता है सेम, स्कैटर्ड और डिसिपेट। आप कह सकते हो डिसिपेट स्कैटर्ड का सिनोनिम है। फिफ्थ में याद रखिएगा, डिसिपेट जो है ना वो स्कैटर्ड का सिनोनिम होता है। ठीक है, डिसिपेट भी वही सेम चीज कहोगे कि ये पेरिशेबल गुड में ही आएगा। तो आप डिसिपेट एक्चुअली लगा सकते हो पेरिश में, क्योंकि डिसिपेट का मतलब ये होता है धीरे धीरे खत्म हो जाना, जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। वैसे स्प्रिंकल होता है बेटा छिड़कना। छिड़कना। ठीक है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द सुप्रिया, यही गलत हो गया बेटा। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं आता, किसी भी नेम ऑफ पर्सन के साथ। आज ही क्लास में पढ़ा के आई हूं। सुप्रिया सही है यहां पे, द सुप्रिया फिर गलत हो गया। सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल, बेटा द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ आता है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द आता है, याद रखना। इसीलिए आंसर कौन सा सही है ये, क्योंकि यहां पे देखो सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, लेकिन आर्टिकल द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। You are the dash to the throne and should behave in such a manner. You are the heir to the throne. बेटा heir pronunciation है, here मत बोलना। heir होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, heir to the throne, उत्तराधिकारी। hair तो हो गया बाल, और ये hair हो गया खरगोश, है ना, और here मतलब तो यहां। ये देखो, ये आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं होमोनिम्स से। तो ये क्वेश्चन है होमोनिम के। बेटा अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कर लेना और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेशन को लाइक करके शेयर कर दो। ठीक है बेटा, बैच नंबर 55 आज ही तो आया है। मैंने इंग्लिश बाय नीतू मैम पे वही तो क्लास लिया था आज। धीरज सब कुछ डिटेल समझा दी आपको वहां पे। पुडिंग had already been prepared। बेटा जैसे आपने had प्लस बीन प्लस V3 देखा, आपको समझ में आ गया पैसिव वॉइस है, और ऐसे भी लिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। had been V3 किसका होता है, had प्लस V3 का होता है। had प्लस V3, had प्लस V3, और कहीं भी नहीं है। मार्क करो, आगे बढ़ो, है ना। पुडिंग ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया गया था उसके द्वारा, तो शी हैड ऑलरेडी प्रिपेयर पुडिंग। नेक्स्ट आओ, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर पेरेंट्स दैट दर्शन वॉज लाफ्ड एट। बेटा वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे आप वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो, तुरंत समझ जाना इसका एक्टिव वॉइस में V2 चाहिए, V2 चाहिए, V2। क्लासमेट्स V2 लाफ्ड, क्लासमेट्स लाफिंग नहीं, इज लाफ्ड नहीं, विल लाफ कुछ नहीं, ये बस चाहिए। कहां, ये। ठीक है, देखो
जैसे हमें was were प्लस V3 दिखता है, हम समझ जाते हैं V2 है। यस, 7:30 क्लास लिया था बेटा इंग्लिश बाय नीतू मैम पे। स्टेनोग्राफर के लिए बेटा सफिशिएंट है, एक बैच पढ़ लो, एकदम मोर देन सफिशिएंट है। आ जाओ नेक्स्ट देखो, इसमें आपको सेंटेंस को अरेंज करना है ऐसा ताकि मीनिंगफुल बने। वेल यू कांट मेक मी, शी सेड। शी वेंट ऑन, वेल यू माइट ट्राई, आई रिस्पॉन्डेड। शी केम इन एंड वी सेड हेलो। हेलो बेटा पहले तो वो आएगी ना, फिर आप उसको हेलो बोलोगे, यानी बाद में ये सारी बातें होगी, पहले तो कोई आएगा तो मैं हेलो से शुरुआत करूंगी, है ना, सी से शुरुआत होगा। What do you want? मैककेनी remembered, मैककेनी बेटा नाउन का जिक्र यहां पे हो रहा है, नाउन का जिक्र हो रहा है। What do you want? आप क्या चाहते हो? चलो सी से तो एक ही शुरुआत है, मैं देख लेती हूं कि What do you want जो बोला, Well I want you to grin and seem pleased, मतलब What do you want, तो मैं क्या तुम चाहते हो, मैं चाहता हूं कि तुम हंसो मुस्कुराओ, ग्रीन का मतलब होता है पूरी दांत दिखा के हंसना, एंड खुश दिखो। आपको नहीं लग रहा है उसका जवाब ही यहां पर है, तुम्हें क्या चाहिए, मैं चाहता हूं तुम ग्रीन करो, यानी आंसर सी डी से शुरुआत हो। ये देखो ठीक है। यस कंचन, बीपीएससी का टीचर का बेटा अलग से बैच चलता है, और मेरा बैच लेना है तो आप ले लो, सारे एग्जाम्स को उसमें कंप्लीट क्वालिफाई कर जाओगे, सब चीज उसमें मैंने दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी स्पेशल बैच में मैं सब कुछ देती हूं, अगर कुछ नया भी पढ़ाया गया, क्या नया कुछ आया वो भी देती हूं। आ जाओ नेक्स्ट, फिर से आ गया जंबल सेंटेंस। आफ्टर एग्जामिंग दीज थ्री अप्रोच, दीज थ्री अप्रोचेस मतलब कौन से थ्री अप्रोचेस, भाई कौन से थ्री अप्रोचेस, मुझे तो पता ही नहीं है, ए से कैसे शुरुआत होगा। There were three approaches. Wow. आ गया, there were three approaches. After examining these three approaches, B के बाद A होना चाहिए। चलो एक बार मैं कोशिश कर लेती हूं कि और कहीं इन अप्रोचेस के बारे में बात तो नहीं हो रही है। Satisfied that the leopard had not crossed the river. Next, I examined the footpath on which 3 nights previously my goat had been killed. छोड़ो, खत्म करो। बी के बाद ए, बी के बाद ए कहां कहां है बेटा, एक ही जगह तो है। ऐसे ही तरीके होते हैं यार सेंटेंस अरेंजमेंट करने का। मैंने क्या कहा, मैंने कहा देयर वर थ्री अप्रोचेस। सबसे पहले पहला सेंटेंस रीड किया मैंने, दीज थ्री अप्रोचेस। भाई कौन से थ्री अप्रोचेस, मुझे तो पता ही नहीं है, ए से शुरुआत नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कट गया। देयर वर थ्री अप्रोचेस, वाओ मुझे तो मिल गया, देयर वर थ्री अप्रोचेस, तीन तरीके थे। आफ्टर एग्जामिनिंग दीज थ्री, कौन से थ्री, भाई यही थ्री अप्रोचेस, यही थ्री, कौन से थ्री, यही थ्री। इसका मतलब हो गया बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए, एक ही भी मुझे दिख रहा है, खत्म मामला। ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये तरीके हैं जो सेंटेंस अरेंजमेंट में मैं इस्तेमाल करती हूं। अब बहुत बढ़िया तरीका है ये आपको बहुत बढ़िया से बता देता है। द पेशेंट, पेशेंट का मतलब मरीज, जो मरीज था मरीज फाउंड द डॉक्टर टू बी ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है अभी बताती हूं। एंड डिस्ट्रैक्टेड बाय कांस्टेंट कॉल्स ऑन हिज फोन। मरीज को लगा ये कैसा डॉक्टर है, एक तो ऑब्ट्यूज है, अब बार बार इसके फोन पे कॉल आ रहा है, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, भाई इलाज मेरा क्या करेगा। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्ट्यूज, बेटा ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मूर्ख, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है स्टूपिड, ऑब्ट्यूज का मतलब हमें जो चाहिए उसका एंटोनिम चाहिए, एस्ट्यूट, चालाक। ऑब्ट्यूज होता है मूर्ख, एब्ट्यूज होता है क्लेवर। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मूर्ख, इसका मतलब होता है एक तो मूर्ख स्टूपिड, और कुछ बोलो भी ना तो समझ में उसको देर से आए, एंड स्लो टू अंडरस्टैंड, एंड स्लो इन अंडरस्टैंडिंग। एस्ट्यूट का मतलब हो गया क्लेवर, ओबीस का मतलब हो गया फैट,
ओबीस, कभी भी कोई ओबीस होता है बेटा वो फैट होता है. पेन इज लाइक नॉट इंटरेस्टिंग, ऑर्डिनरी, मतलब सामान्य, जिसको कहोगे नॉट इंटरेस्टिंग, जिसको देख के उत्साह पैदा ना हो. ऑब्सोलीट इज जो अब चलन में नहीं हो, इतना पुराना, इतना पुराना कि अब चलन में ही नहीं हो. नो लॉन्गर इन यूज, इतना पुराना कि अब चलन में ही नहीं है. स्पोकन का कोर्स पढ़ रहे हो, काफी अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच बेटा, थोड़ी स्ट्रांग हो गई है. ओके, थैंक यू सो मच बेटा. मैं आपको एकदम काम की चीज पढ़ाती हूँ. स्पोकन पढ़ाऊंगी तो स्पोकन के लेवल का, उसमें ये सब चीज नहीं घुसाऊंगी. ये सब एग्जाम के लिए है, स्पोकन के लिए बहुत आसान होता है. ठीक है, हो गया. देखो इसका आंसर हो गया, एंटोनिम पूछा है तो एस्ट्यूट हो गया. नेक्स्ट आओ. He was so curious that he rose many questions. बेटा रोज का मतलब होता है उगना, जैसे द सन रोज इन द ईस्ट, है ना. सन पूर्व की तरफ से उगा, राइज का सेकंड फॉर्म रोज. उठना, आई रोज अप एट 10 o'clock, 10 बजे जागा. तरक्की करना, मे यू राइज इन योर लाइफ, राइज का सेकंड फॉर्म रोज. अब मैं कह रही हूं इसने, ये बहुत ही क्यूरियस था. क्यूरियस का मतलब होता है बेटा उत्सुक, और जब आप उत्सुक होते हो ना तो क्वेश्चंस उठाते हो. बेटा उठाना इज रेज, उठाना रेज होता है. रेज का सेकंड फॉर्म रेज्ड. ठीक है. अराउज का मतलब होता है जैसे उत्तेजित हो जाना. अराउज इज उत्तेजित होना, तो यहां पर तो क्वेश्चन उठाया होगा ना. अराउज इज उत्तेजित होना. ठीक है, क्लियर. देखो मीनिंग, और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है राइज, रोज, राइजन, रेज, रेस्ड, रेज, अराइज, अरोज, अराइजन. आपको वर्ब देख लेना एक बार. कैरोलिना ओपन अ सेविंग्स अकाउंट टू सेव मनी फॉर लेटर. बेटा मनी जो आप बाद के लिए सेव करते हो, वो उन दिनों के लिए सेव करते हो जब आपको जरूरत पड़े. उसको कहते हैं सेविंग फॉर अ रेनी डे. अब रेनी डे क्या होता है, कैसे बना है सुनो. आप देखोगे चीटी होंगे, जो चीटियां होती है वो लगातार रोज देखोगे लाइन बना के कहीं ना कहीं से खाना लेके और अपने बिल में उसको जमा करती रहती है. और देखना जिस दिन बारिश होगी उस दिन कोई चीटी बाहर नहीं दिखेगी. वो अपने वो जो छेद रहते हैं ना, वो बाहर बैठ के और देखना बड़े आराम से कुछ खा रही होगी, है ना. ध्यान से अगर देखोगे तो लगेगा कि जैसे वो अपने मुंह के पास ऐसे से बार बार अपने पैर ला रहे हैं और बड़े आराम से मजे ले रही है. क्यों? क्योंकि उन्होंने रेनी डेज के लिए अपने चीजें, अपने खाना बचा के रखा हुआ था. नहीं, अब रेनी डे में अगर बाहर निकलेंगे तो सारी बह जाएंगी. तो रेनी डे के लिए बचाने का मतलब है बुरे दिन के लिए बचाना, यानी उन दिनों के लिए जब आपको जरूरत पड़े. A similarity between like features of two things on which a comparison may be based. बेटा एनालॉगी, अब ये रीजनिंग में पढ़ते हो एनालॉगी. कंपैरिजन करने के लिए एक ऐसा लॉजिक होता है, ऐसी सिमिलैरिटी देखने के लिए दो के बीच में कंपैरिजन किया जा सके, वो एनालॉगी होता है. बेटा एमालगमेशन होता है, देखोगे मेटल्स वगैरह का, है ना. एमालगम जो होते हैं ना वो मिश्रण होते हैं, वो मेटल्स के मिश्रण होते हैं जब वो एमालगम की बात करते हैं. ठीक है. एपैथी इस उदासीनता. उदासीनता का मतलब हो गया जब आप किसी चीज को लेकर आपको मतलब नहीं है, तब आप कहते हो उदासीनता. एंड एम्बिग्विटी इज जब मीनिंग क्लियर नहीं होता है तो एम्बिगुअस होते हैं, क्योंकि एम्बी का मतलब होता है टू, यानी जिसके दो मीनिंग निकल रहे होते हैं. ठीक है. कोई चीज को मिक्स किया जाता है उसका अमेलगम बनाने के लिए. एपैथी इज उदासीनता. इनडिफरेंस मतलब नहीं रखने वाला रवैया. एंड एम्बिग्विटी इज नॉट क्लियर.
विच में हैव टू मीनिंग्स, इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं। पुष्कर बेटा, हम लोग कोशिश तो करते हैं कि आपको बेस्ट क्वालिटी कम फीस में प्रोवाइड करें। चलो नेक्स्ट आओ। Do not beat about the bush when you have anything to say. Beat about the bush का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, मेन पॉइंट पे नहीं आना। इसका मतलब हो गया to avoid giving a definite answer of position, इधर उधर की बातें करना। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बेटा एस्ट्यूट तो अभी बताया था, क्लेवर। एब्सोल्यूट एकदम फाइनल जिसको कहते हैं। एब्रप्ट यानी कि रैंडम, अगर आप एब्रप्ट आंसर दे रहे हो यानी कि कुछ भी उटपटांग कुछ भी बोल दे रहे हो, रैंडम है ना। एबंडेंस प्रचुरता की बात होती है, प्रचुरता की बात होगी तो एबंडेंस होता है, ABUN, है ना। रेडियंट एंटोनिम फॉर लुमिनस। बेटा लुमिनस का सिनोनिम रेडियंट होगा ना बेटा। The money paid to former wife, husband or partner when marriage is ended, alimony। आपको मैंने लीगल टर्म्स में बताया है, जब तलाक हो जाता है तो हस्बैंड वाइफ को एलिमनी देता है, जनरली हस्बैंड देता है। और जब शादी होने के बाद अपनी वाइफ को रोज के जो खर्चे दोगे ना, उसको पिन मनी कहते हैं। ठीक है, कंपेंसेशन और रिकम्पेंस बेटा ऑलमोस्ट सिनोनिम है दोनों। देखो ना, कंपेंस आ रहा है ना, दोनों सिनोनिम है। कुछ गलत हो गया आपसे तो आप कंपेंसेट करते हो। और जब तलाक जब तक नहीं हो रहा होता है तब तक वाइफ को, बच्चों को बेटा मेंटेनेंस के खर्चे देने पड़ते हैं हस्बैंड को। इसलिए वाइफ को छोड़ना नहीं, नहीं तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा और तलाक के बाद एलिमनी भी देना पड़ेगा। A group of people traveling together in a van। याद रखना बेटा, वैन में कैरावैन जाते हैं। अब कैरावैन वर्ड कहां से बना है जानते हो? ये वर्ड बना है कारवां से। हिंदी में कारवां, जब आप सुनोगे ना कारवां तो आपको महसूस होगा ढेर सारी गाड़ियां। और पुराने जमाने में अगर देखोगे तो बैलगाड़ियां चल रही है, सामान लदे हुए ऊंट चल रहे हैं, है ना। तो अब तो बैलगाड़ी और ऊंट तो है नहीं, तो क्या है, तो कोई जिप्सी में, गाड़ियों में, है ना, ट्रैक्टर में जो चल रहे हैं एक साथ, वो कारवां होते हैं। देखते हो जब ये जो आते हैं किसान दिल्ली घेरने के लिए, जब भी किसान का आंदोलन होता है तो उनका कारवां चलता है। तो उनके क्या चलते हैं, उनके ट्रैक्टर्स चलते हैं, गाड़ियां चलती है। तो वैन में कारवां चलता है, कैरावैन याद रखना। ठीक है बेटा, जिप्सीज जो होते हैं ना, ये ऐसे लोग होते हैं जो वॉन्डर करते हैं वन प्लेस टू अनदर। ये एक तरह का ट्राइब है। पहले जमाने में जो होते थे नोमैड्स होते थे, जो सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे, नोमैड्स होते थे। लेकिन जिप्सीज एक तरह का ट्राइब है जो सेटल्ड एक जगह नहीं रहते। ठीक है, ब्रूड क्या है? ब्रूड इज, याद रखना, जो पंछी होते हैं ना, पंछियों के जो छोटे बच्चे होते हैं और एक साथ अंडे जो फूटते, एक साथ नहीं फूटते, 2-4 दिन आगे पीछे फूटते हैं। मान लो 4 अंडे दिए चिड़िया ने, तो चारों के जो बच्चे निकले ना वो एक साथ मिलके ब्रूड होते हैं। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो यंग बर्ड्स। ठीक है, एंड कॉन्स्टलेशन होते हैं स्टार्स अरेंज्ड इन अ पैटर्न। याद रखना, ग्रुप ऑफ स्टार्स मैंने पढ़ाया हुआ है, आपके सेकंड शीट में है, आपके वोकैब के सेकंड शीट में है। ग्रुप ऑफ स्टार्स है गैलेक्सी, और ये गैलेक्सी जब एक पैटर्न में होता है, जैसे सप्तऋषि है, ग्रेट बेयर है, तो वो कहलाता है कॉन्स्टलेशन। ठीक है, देखो बता कोई प्रॉब्लम? कपिल कुमार शर्मा बेटा वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना ही चाहिए बेटा। ठीक है, उत्सव कुमार देखो कितना प्यार करता है ये बोल रहा है कि सेशन आप लाइक करो और शेयर करो। देखो ये कनेक्शन होना चाहिए, दिल से दिल का कनेक्शन। नहीं, नेक्स्ट आओ।
आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव सेव इनफ मनी। बेटा यही तो गलत हो गया, हैव के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। मुझे लगता है जेरेमी ने इनफ मनी, ठीक ठाक पैसा सेव नहीं किया होगा बाय द टाइम नेक्स्ट द ईयर एंड्स, यानी इस साल के अंत तक अच्छा खासा पैसा जमा नहीं किया होगा। इसीलिए देखो मॉडल कोई भी हो, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। दिस मीन्स मेरा मिस्टेक यहां है। देखो 20 क्वेश्चंस खत्म, राइट? बेटा स्पेशल 44 अगर आपने वीओटी लिया है तो अगर मंगा लोगे क्लास नोट्स तो आपके पास हाथ में वो नोट्स रहेगा जो मैं पीडीएफ में दे रही हूँ आपको, ठीक है? प्लस मैं जब पढ़ाती हूँ ना तो मैं अपडेट करते रहती हूँ अपने आप को, कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो आप किताब में ही लिख लोगे तो आपको फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आओ पूछ रहे हो क्लोज टेस्ट कैसे बनाए। बेटा क्लोज टेस्ट इस बार का देखो कितना बड़ा है, इसमें सेट 7 में क्लोज टेस्ट कितना बड़ा है, तभी तो नॉर्मलाइजेशन होता है, किसी में छोटा सा किसी में इतना बड़ा। और देखो इसमें वही 5 ही क्वेश्चन है लेकिन कितना बड़ा देखो। द डैश ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। बेटा नेचुरल वर्ल्ड का एकदम फैसिनेट करने वाला पहलू, यानी मंत्र मुग्ध करने वाला पहलू क्या हो सकता है बर्ड्स के बारे में? बेटा बर्ड्स के बारे में क्या हो सकता है? डाइवर्सिटी हो सकता है, क्योंकि डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्नता। आपको बोलोगे मैम विभिन्नता कैसे है? आंसर चलो मैं फिर से देखती हूँ। फ्रॉम द सोरिंग फ्लाइट ऑफ ईगल्स टू द कलरफुल प्लमेज ऑफ पैरट्स। ईगल आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भरता है, पैरट्स रंग बिरंगे होते हैं, उनके जो वो उनके जो विंग्स होते हैं, प्लस उनके जो यहाँ पर आप देखते हो रोए होते हैं, है ना, फेदर्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? वो कलरफुल होते हैं। इसीलिए आप देखो डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। बेटा अगर आप वेरिएबिलिटी की बात करोगे तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? वेरिएबल से बना है, यानी वेरिएशन, सब्जेक्ट टू वेरिएशन, विभिन्नता। लेकिन वेरिएशन का मतलब विभिन्नता नहीं हुआ, वेरिएशन का मतलब हुआ चेंज, सब्जेक्ट टू वेरिएशन। अब हम यहां पे वेरिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इतने ज्यादा इसमें आपको डाइवर्सिटी दिखेगा। जैसे इंडिया की बात करते हैं ना, क्या करते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि यहां विभिन्नता है और विभिन्नता में एकता है, तो इसका मतलब है कि हम विभिन्नता की बात करें। अब एक वर्ड वहां पे है असॉर्टमेंट, ठीक है? असॉर्टमेंट होता है, जानते हो, मिक्सचर। अब जैसे कभी कभी कोई ड्रिंक पीते हो, उसमें डिफरेंट चीजें मिली रहती है, ठीक है ना? तो अगर वो मिक्सचर जो है ना, उसको जो आप पी रहे हो उसको कई बार असॉर्टमेंट बोला जाता है, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, या फिर मिक्सचर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स। जैसे पी रहे हो तो पीने लायक कोई चीज होगा तो वही तो मिला के पियोगे, है ना? फ्रॉम द सोरिंग फ्लाइट ऑफ ईगल, सोरिंग मतलब ऊपर उड़ रहा होता है ईगल्स, टू द कलरफुल प्लमेज ऑफ पैरट्स, birds have evolved a wide range of dash to survive and thrive in their environment। बेटा एनवायरमेंट में सरवाइव करना और फलने फूलने के लिए ये जो बर्ड्स है इन्होंने वाइड रेंज ऑफ क्या अप्लाई किया होगा? बेटा वाइड रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज, युक्ति, अलग अलग तरीके से ये अपने आप को लेस किए हुए हैं ताकि वो फेल ना करे। बेटा फेलियर तब होता है जब शॉर्टकमिंग्स होती है, जब आप में कोई कमी आती है तो। वीकनेस और शॉर्ट कमी का मतलब, शॉर्ट कमिंग्स का मतलब कमी है, अब इसमें कमी थोड़ी है, ये तो युक्ति तरीके इन्होंने इजाद कर रखे हैं पंछियों ने। चलो नेचर नहीं उसको ये दिया है, लेकिन वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए तरह तरह की युक्ति इन्होंने पालन कर लिया है ना, अडॉप्ट कर लिया है। नेक्स्ट आओ, देखो सारे जीव में कुछ ना कुछ भगवान ने दे रखा है, प्रकृति ने दे रखा है ताकि वो जीवित रह सके, ठीक है? बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, देखो ध्यान से। One of the most remarkable adaptation is the ability of some birds
to migrate over vast distances. अब यहाँ पे बहुत ठंड अगर पड़ती है तो बर्ड्स क्या करेंगे, उड़ के हजारों किलोमीटर दूर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, जहां पे थोड़ी गर्माहट हो। क्या करके, माइग्रेट करके। यही तो है जो इसको प्रकृति में बचा के रखता है। Often crossing oceans and continents to reach their breeding or wintering ground. या तो वहां पे जाके ये बच्चे पैदा करेंगे यानी कि अंडा देंगे, या तो फिर वो विंटर में वहां पे बिता के आएंगे। However, many species of birds are facing threats of their survival. भाई बहुत ज्यादा उनको खतरा है सर्वाइवल का। Such as habitat loss. आप पेड़ काट देते हो, पंछी कहाँ रहेंगे, उनका हैबिटेट यानी कि उनका निवास ही खत्म करते जा रहे हैं हम लोग। अब उनका निवास का लॉस हुआ है तो जिंदा रहना प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज एंड डैश बाय ह्यूमंस। बेटा ह्यूमंस क्या करेगा कि ये बचेगा नहीं। ह्यूमंस एक्सप्लॉइट करते हैं बेटा, तभी नहीं बच रहे हैं ना पंछी। अगर ह्यूमन उनको सेफ गार्ड करते, उनको बचाते, प्रिजर्व करते यानी सुरक्षित रखते, माइग्रेशन तो ह्यूमन बींग्स का माइग्रेशन की तो बात ही नहीं हो रही है, तो हम लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यानी उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसके कारण ये खत्म हो रहे हैं। इन रिस्पॉन्स कंजर्वेशन एफर्ट्स हैव बीन पुट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट दीज बर्ड्स। ह्यूमन बींग्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसके कारण सरकारें जो बर्ड्स को प्यार करने वाले जो है ना, या बर्ड्स की स्टडी जो करने वाले हैं, उन लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनको, उनके निवास को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिस माइट इन्वॉल्व क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, रेस्टोरिंग डिग्रेडेड हैबिटेट्स, जो उनके निवास डिग्रेड कर गए हैं, खराब हो गए हैं, उनको फिर से वापस पुनः स्थापित किया जाए, और reducing the use of pesticides and other harmful chemicals. अब ये बेचारे खेत में आते हैं कीड़े खाने के लिए, तुम कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड डाले हुए हो, पेस्टिसाइड से मरा हुआ कीड़ा जो है वो खाते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो कहते हैं कि अब हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहा है इंसान, रेड्यूस करने की कोशिश कर रही है सरकारें पेस्टिसाइड्स और हार्मफुल केमिकल्स को। Another important aspect of bird conservation is dash populations to track changes over time and identify emerging threats. Conservation is to dash population. Dash population. बेटा इनके population को monitor करिए। अगर overlook करोगे तो आप उसको नजरअंदाज कर दोगे। नजरअंदाज कर दोगे तो भाई उनका population कब खत्म हो जाएगा आपको शायद बहुत साल बाद पता चलेगा, जा ये पंछी तो दिख ही नहीं रहा है ना। तो उनके पॉपुलेशन को बेटा मॉनिटर करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, चेंज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, भाई कौन से थ्रेड्स है जिनका इनका पॉपुलेशन कम होता जा रहा है। ठीक है, दिस कैन बी डन थ्रू सिटीजन साइंस प्रोग्राम और थ्रू मोर इंटेंसिव एफर्ट्स लेड बाय कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये जो बचाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस है वो डिफरेंट तरीके इजाद करेंगे। अल्टीमेटली प्रोटेक्टिंग बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द बर्ड्स देमसेल्व्स बट ऑल्सो फॉर द ब्रॉडर इकोसिस्टम्स। चलो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। चाइना में एक बार वहां के जो राजा थे उन्होंने महसूस किया, बहुत साल पहले की बात है, कि शायद इसीलिए हमें फूड क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि ये जो इतने गोरैये होते हैं ना, ये सारे चुग के चले जाते हैं दाने। तो उन्होंने कहा सारे गोरैयों को मार दो, इससे क्या होगा कि हमारा जो फूड है गोरैया खा के नहीं जाएगी। उस समय इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा था। कहाँ पे? चाइना में। क्यों पड़ा था अकाल? उसका रीजन यही था कि भाई गोरैये उन कीट को खाते हैं, उन इंसेक्ट्स को खाते हैं जो आपके क्रॉप्स को खत्म कर रहे थे। तो उस साल सारे गोरैये खत्म, तो सारे कीट आराम से जम के उन्होंने सत्यानाश फैलाया था। ठीक है, और सबसे बड़ा अकाल चीन के इतिहास में पड़ा था। That they are a part and the many benefits these ecosystem provides to humans such as clean air and water and dash opportunities. कैसा opportunities बताओ तो बेटा, किस तरह का opportunities आपको प्रोवाइड करता है? अब देखो खुद सोचो बेटा, आर्डुअस और स्ट्रेनस का मतलब होता है जिसमें काफी मेहनत की जरूरत हो, मेहनत भरा। और वर्क प्लेस अपॉर्चुनिटीज बेटा, क्लीन एयर एंड वाटर के साथ साथ
पंछी को देखकर हम खुश भी होते हैं, है ना। पंछी को देख के हमें अच्छा भी लगता है और वो हमारा मनोरंजन भी करते हैं, रिक्रिएशनल। कोई मेहनत भरा अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा बर्ड्स, है ना। सुंदर सुंदर पंछी को देखकर क्या लगता है आपको, खुशी महसूस होती है, राइट। देखो बेटा, ये जो सेशन है मैं सीजीएल का पेपर डिस्कस कर रही हूं, लेकिन ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रोज रात में एक टेस्ट पेपर मेरे साथ डिस्कस करो, एक एक वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट पेपर हम लोग करने चल रहे हैं अब। और बेटा मेरा बैच भी आ गया है नया केडी लाइव पर, वो भी चाहो तो आप खरीद सकते हो। VOD 44 है लेटेस्ट, जिसमें बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, और नहीं तो लाइव बैच 55, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। चलो आ जाओ, CGL 2023 का टियर 1 का ये सेट नंबर 8 है। 1 से लेकर 7 तक ऑलरेडी इसी चैनल पे पढ़ाया हुआ है मैंने केडी लाइव पे। एग्जाम डेट 17/7 का था और शाम का शिफ्ट था ये 5:15 का शिफ्ट। आ जाओ, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, बैक अगेंस्ट द वॉल। बेटा इसका मीनिंग पूछा है। अब आप खुद सोचो, जब आप कभी देखोगे पिक्चर वगैरह में कि कोई व्यक्ति एकदम किनारे उसको ढकेल दिया गया है, चाकू दिखाया जा रहा है और वो पीछे हटता 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 लास्ट में वॉल से एकदम चिपक गया, इसका मतलब ऐसे सिचुएशन में है जिस सिचुएशन से बचना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि और पीछे कहां घुसेगा वॉल में, नहीं। इसका मतलब है बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। बेटा खुद सोचो, आपको समझ में आएगा कि अगर आपको ढकेल के कोई वॉल तक पहुंचा दिया, उसके बाद कहां जाओगे आप। ईडियम का मतलब कई बार ऐसे सोच के भी सही रहेगा। बेटा इसका प्लेलिस्ट में बनवा दूंगी। His house was filthy with papers and eatables strewn everywhere. अब देखते हो आपके रूम्स ही कैसे गंदे से रहते हैं, कुछ पेपर इधर फेंके रहते हो, खाने पीने की चीजें उधर उधर फेंके रहते हो। स्ट्रून मतलब बिखरा हुआ, है ना। स्ट्रून का मतलब बिखरा हुआ। अब फिल्दी का मतलब क्या होगा, ऑफ कोर्स गंदा। अब गंदा का क्या पूछा है, एंटोनिम, क्लीन होगा। बैरन का मतलब तो बंजर होता है। इंटीग्रल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी। अगर मैं कहूं इंटीग्रल पार्ट है, इसका मतलब है इसके बिना ये है ही नहीं कुछ। डिग्निफाइड का मतलब होता है सभ्य, डिग्निफाइड यानी कि सम्मानजनक। ठीक है, देखो एक एक मीनिंग समझो, क्लियर। नेक्स्ट आओ, select the option that expresses the sentence in passive voice. She is laughing at me, वो मुझ पर हंस रही है। बेटा जब भी इजमार दिखेगा V1 ing के साथ, तो हमें being plus V3 नहीं भूलूंगी मैं। V1 ing जैसे दिखा आपको, आप being plus V3 मत भूलना। being plus V3 यहां भी है, being plus V3 यहां पर भी है, लेकिन प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट चाहिए हमको, पास्ट नहीं चाहिए। I am being laughed at by her. I am being laughed at. बेटा ये at को भी मत भूलना, क्योंकि preposition जो एक्टिव वॉइस में आता है वो पैसिव वॉइस में रिपीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, he was uncomfortable at the sport event. बेटा स्पोर्ट का जो इवेंट था, वहां पे स्पोर्ट्स इवेंट में वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। एंटोनिम चाहिए। अनकंफर्टेबल का मतलब होता है इल एट ईज, मैंने बताया था एट ईज उसका एंटोनिम है। ये ईज वर्ड दिख गया, समझ में आ गया, आराम में। अगर अनकंफर्टेबल देखोगे आप तो ट्रबलसम, ऑकवर्ड, ये सब डिफिकल्ट, ये सब इसका सिनोनिम है। ऑकवर्ड का मतलब होता है जब आप वहां कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो तो ऑकवर्ड महसूस कर रहे हो, है ना। देखो नेक्स्ट, यही बैच है जो नया बैच आया है अभी मेरा। नेक्स्ट, द डिक्लेरेशन विच कम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस आर नॉट डिपेंडेबल। इसको पास्ट टेंस बनाना है। बेटा कहा है कि गिवन सेंटेंस को पास्ट टेंस बनाइए। बेटा कम है तो केम कर दूंगी इसका। देखो तो कम का केम कहां हुआ है, यहां हुआ है और यहां हुआ है। उसके बाद आर नॉट को हम वर नॉट कर देंगे। देखो तो जरा यहां पे कम का आर ही रह गया, ये तो गलत हो गया, वर हुआ है। यानी कि पास्ट बनाया,
तो ये रहा। देखो टेंस का क्वेश्चन कैसे पूछा है इस बार, एरर नहीं पूछा है। इस सेंटेंस में दो दो वर्ब दिए हैं और दोनों को कहा है आपको पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए। देखो तो कम का केम हो गया, आर का वर हो गया। द मैनेजमेंट इज नॉट बिवेयर ऑफ दिस फैक्ट। बेटा बिवेयर का मतलब तो कुछ और होता है, आपको बोलना चाहिए कि इस तथ्य से वाकिफ नहीं है, तो अवेयर होगा। अवेयर का मतलब होता है वाकिफ, यानी कि जानकारी होना, वाकिफ। बिवेयर जो होते हैं ना, बिवेयर का मतलब सावधान, कुत्तों से सावधान लिखा रहता है ना, बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो मैनेजमेंट सावधान थोड़ी कहोगे, मैनेजमेंट इस तथ्य से वाकिफ नहीं था। अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ नहीं, अवेयर ऑफ। देखो ठीक है। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बेटा इनकरेक्टली पहले तो देखो रीजनेबल, ठीक है, रीजनेबल होते हैं जो सही है, मतलब बहुत ज्यादा खराब या कम या ऐसा कुछ नहीं है, है ना। अगर कहूंगी भाई रीजनेबल प्राइस है, यानी कहोगे लॉजिकल है। लाफेबल जिस पर आप हंसते हो। ब्लेस्ड वरदान प्राप्त जिसको कहोगे ना, आशीर्वाद प्राप्त। प्रोफेन ये गलत है, FANE होता है। प्रोफेन इज जब आप किसी चीज का असम्मान करते हो जो एक्चुअली सम्मान के लायक है, वो प्रोफेन। प्रोफेन इज लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ सेक्रेड थिंग। लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ पवित्र चीज, सेक्रेड थिंग। आपने ब्लास्फेमी के सिनोनिम में ये पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द ऑप्शन जो वन वर्ड से सब्सटीट्यूट कर सके इसको। अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल। फिक्शनल का मतलब होता है बेटा मनगढ़ंत इवेंट्स टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बेटा जब किसी का कहानी या सुनाते हो ना, या तो मनगढ़ंत हो या तो रियल हो, उसकी इंग्लिश होती है सागा। विटनेस का मतलब तो गवाह होता है। जर्नल तो कोई तरह का मैगजीन वगैरह होता है, जो पीरियोडिकल्स होते हैं ना, मैगजीन इत्यादि। और केस स्टडी जब किसी का केस को प्रॉपर स्टडी किया जाता है, चाहे वो डॉक्टर करते हैं या लॉयर करते हैं, वो केस स्टडी होता है। यहां सागा होगा क्योंकि किस्सा कहानी की बात हो रही है। देखो नेक्स्ट, अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। बेटा डिक्शनरी लिखा नहीं जाता है, सारा डिक्शनरी जो है ना मिला के एक बढ़िया डिक्शनरी बना दिया जाता है। जो कंपाइल करता है वो होता है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर इसका मतलब होता है डिक्शनरी बनाने वाले। बेटा प्लेजियरिस्ट होते हैं ना, जो साहित्य की दूसरों की लिटरेचर को चोरी करते। वन हु स्टील्स others literary वर्क्स, साहित्य चोरी करने वाले, है ना। कितने ऐसे प्लेजरिस्ट जो मेरी किताबों का चोरी कर करके बेच रहे हैं यार। आइकनोक्लास्ट इसको कहते हैं जो सामाजिक नियमों को नहीं मानते। वन हु, और ये सारे वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हु डज नॉट फॉलो सोशल नॉर्म्स, सामाजिक नियमों को नहीं मानते। ये आपको कराया है मैंने, बोहेमियन, आइकनोक्लास्ट, हेट्रोडॉक्स, मेवरिक, बिब्लियोफिल। बेटा फिल वर्ड जहां देखोगे ना, समझ जाना लव होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो बुक्स से प्यार करते हैं, लवर ऑफ बुक्स। जब बहुत ज्यादा हो जाते हो आप तो बुकवॉर्म कहलाते हो, है ना। दिन भर किताबी कीड़ा बन के बैठे रहते हो। देखो क्लियर। बेटा इस सेशन को प्लीज शेयर कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं पढ़ा रही हूँ। 9:30 से 10:30 मैंने इंग्लिश बाय नीतू मैम पे 1 घंटा क्लास लिया है गोल्डन रूल्स का, और आज वहां पे गोल्डन रूल्स की क्लास मैंने शुरू की है। 1 घंटा रोज पढ़ाऊंगी,
बशर्ते आप लोग उस सेशन को लाइक करो, उस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो नेक्स्ट आओ। द ट्राइब हैड नो एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। जो वो ट्राइब था, जैसे कहते हैं ना किसी जनजाति के लोग, ना उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी था, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक उनकी पहुंच थी, और ना ही कोई संसाधन था। एंड हैड टू रिलाई ऑन प्रिमिटिव टूल्स, और बहुत प्रिमिटिव यानी बहुत ही आदिकाल के जो टूल्स थे उन पर वो निर्भर करते थे। एंड टेक्निक्स फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए आदिकाल के प्रिमिटिव टूल्स पर वो निर्भर रहते थे। अब देखो एंटोनिम पूछा है सोफिस्टिकेटेड का। बेटा सोफिस्टिकेटेड का एंटोनिम तो डिस्कशन में मैंने बता दिया, प्रिमिटिव। सोफिस्टिकेटेड यानी कि बहुत ही बढ़िया, लेटेस्ट जो होते हैं, है ना, उसका उल्टा क्या होगा? प्रिमिटिव होगा। देखो, है ना। अब सोफिस्टिकेटेड का अगर सिनोनिम पूछता तो यहां पर सिर्फ एक ही है, मॉडर्न। बेटा बुक वर्म, WORM है, कीड़ा की बात हो रही थी। अब हमें विजिलेंट का सिनोनिम चाहिए। द बर्गलर, बर्गलर का मतलब होता है बेटा थीफ। बर्गलर जो होते हैं ना, चुपके से किसी के घर में घुस के, सेंधमारी करके घुस के चोरी करने के इरादे से जो घुसते हैं। वॉज वेरी कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है बेटा सचेत। विजिलेंट और कॉशियस दोनों का मतलब होता है सचेत। सिनोनिम मिल गया मुझे। सो ही अवॉइडेड द सिक्योरिटी परफेक्टली एज दे डिडंट फाइंड एनी प्रूफ। कोई सबूत ही नहीं था, है ना। सिक्योरिटी हो गया जो आपके सेफ्टी के लिए रहते हैं, और प्रूफ का मतलब सबूत, है ना। क्लियर? नेक्स्ट आओ। सोनाली इज बबली एंड केयरलेस। बेटा यहां पे हमें एफोवेसेंट का एंटोनिम पूछा है। इन कंपैरिजन टू हर सिस्टर मितालिस, सबड्यू नेचर। बेटा बबली का सिनोनिम एफोवेसेंट है, सिनोनिम, और एंटोनिम सबड्यूड। ऐसे कहो ना, दब्बू, सबड्यूड यानी कि शांत रहती है। सो बबली एंड एफोवेसेंट दोनों का मतलब है एकदम उत्साह से भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी एंड जॉय। ठीक है। और सब्ज्यूड होते हैं जो थोड़ा अपने जो फीलिंग्स है ना उसको कंट्रोल रखते हैं। बेटा एफोवेसेंट का एंटोनिम सब्ज्यूड है, देखो। ठीक है। सिनोनिम पूछता तो बबली मार्क करते। नेक्स्ट आओ। सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। बेटा इतना लंबा चौड़ा पढ़ने से पहले मैं जरा देख लूं कि इंटरलिंक्ड क्या होता है। बेटा इंटर का मतलब हो गया दो के बीच में, लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ। तो इंटरलिंक्ड का सिनोनिम पूछा है। इंटरलिंक्ड का सिनोनिम तो इंटरलेस्ड होगा। पता है इंटरलेस्ड क्या होता है? वो भी आपस में जुड़े होते इस तरह से, ऐसे ऐसे बुने टाइप के, जैसे नहीं होते इंटरट्वाइंड जिसको कहोगे वो। तो इसका मतलब है मेरा सिनोनिम तो मिल गया। चलो मैं पूरा नहीं भी पढ़ूंगी तब भी मिल जाएगा। एक्सपोज्ड, सिड्स, एक्सट्रीम एंड इंटरलिंक्ड वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है बेटा जब किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है तो वो वल्नरेबल होते हैं। यानी इंटरलिंक्ड का मतलब हो गया जो इंटरट्वाइंड था, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर पूरा पढ़ना है तो भी मैं पढ़ के समझा दूं। द केस ऑफ वेनुआतू, पता नहीं कहाँ है, कौन जगह है, इन 2020 इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्स्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस फेस्ड बाय सिड्स। ये जो कॉन्स्टेंट और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है सिड्स के द्वारा फेस किया हुआ, इसका एग्जाम्पल है जो केस हुआ था वनुआतू में। It shows how SIDS are dealing with multiple crises at the same time and how COVID-19 has particularly exposed SIDS extreme and interlinked vulnerabilities. Interlinked का मतलब हो गया interlaced, कहा है ये बताता है कि SIDS कैसे डील कर रहा है मल्टीपल क्राइसिस से, बहुत सारी परेशानियों से। देखो क्राइसिस का सिंगुलर फॉर्म का प्लूरल बनाया तो ES कर दिया है, IS को। और साथ ही साथ उसी समय कोविड-19
कैसे पर्टिकुलरली इसको एक्सपोज कर दिया है कि इसके कितने आराम से इसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और एक्सट्रीम एंड इंटरलिंक्ड मतलब आपस में लिंक्ड, इंटरलेस्ड हुआ, है ना। और हमें इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी बेटा, इंटरलिंक्ड का एक ही सिनोनिम था। हैरेंग का मतलब क्या होता है बेटा? हैरेंग वो स्पीच होता है जो आपको लगे भाई एकदम हरास करने के लिए किसी को दिया जा रहा है। हरास मतलब गुस्से में किसी को अगर डांटोगे तो वो हरास ही तो होगा, है ना। तो हैरेंग इज अ लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच। एग्रेसिव होता है गुस्से में भरा हुआ। नेक्स्ट आओ, द रिवर फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। फ्लोइंग को क्या करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है आपको। बेटा रिवर जो है वो अंडर द ब्रिज फ्लो करता है ना, किसी रिवर की बात हो रही है और वो रिवर अभी फ्लो कर रहा है थोड़ी बताओगे, कहोगे उस ब्रिज के नीचे से रिवर निकलता है, फ्लोज अंडर द ब्रिज होगा। देखो टेंस सही करना पड़ेगा आपको। ये मेरा बैच नंबर 44 है, उसके साथ आपको पता है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस सब कुछ आपको वीओडी बैच सिर्फ 2500 में मिल जाएगा। लो आराम से पढ़ो। दे हैव डिस्पोज्ड ऑल द ओल्ड बुक्स। बेटा डिस्पोज के साथ प्रेपोजिशन ओ एफ आता है, याद रखना। डिस्पोज के साथ ओ डबल एफ नहीं आता। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। नेक्स्ट आओ, टू प्राइम द पंप। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को ग्रोथ को एनकरेज करना, किसी चीज के ग्रोथ को एनकरेज करना कि और फले फूले, दैट इज टू प्राइम द पंप। ठीक है, ईडियम है, याद रखना। ये पहली बार इस बार एग्जाम में आया है पूरे एसएससी में। लास्ट बेंच स्टूडेंट्स आर मिस्टीरियस। स्पेलिंग रॉन्ग है मिस्टीरियस का। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है आपको उसको सही करना है। मिस्टीरियस ये होगा स्पेलिंग। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, व्यवहार से कुछ रहस्यमयी था। ठीक है, नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट। जो ग्रामेटिकली करेक्ट है इसमें देखो तो कौन है? इट इज अ ओल्ड यूनिफॉर्म, गलत हो गया है ना। इट इज ओल्ड यूनिफॉर्म भी गलत है। इट इज द ओल्ड यूनिफॉर्म बट मेमोरेबल थिंग फॉर मी। इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म, ये सही कि ये एक ओल्ड यूनिफॉर्म है लेकिन मेरी कई यादें इससे जुड़ी हुई है, यानी कि डी सही है। और देखो डी फर्स्ट में है, डी डी में नहीं है, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आओ, द ऑडियंस लव्ड। जैसे देखा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हम वॉज वर प्लस V3 ढूंढेंगे, वॉज वर प्लस V3। द परफॉर्मेंस, हर परफॉर्मेंस वॉज लव्ड बाय द ऑडियंस। हर परफॉर्मेंस है ना बेटा, हर परफॉर्मेंस से द परफॉर्मेंस नहीं है, ये होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्लोज टेस्ट। देखो जरा ध्यान से, कल के क्लोज टेस्ट थोड़ा बड़ा था, आज का क्लोज टेस्ट उतना लंबा नहीं है। फटाफट इस सेशन को बेटा शेयर कर दो। और आप लोग इस जो हम अभी सेशन ले रहे हैं उसको भी लाइक नहीं किए हो, जस्ट इमेजिन करो। हाँ मतलब जितने लोग देख रहे हो उतने भी लाइक नहीं इसमें, बताओ। Redwing had read dash, that's one of his favorite writers. Ernest Hemingway had been asked what was the best dash for a novelist. Redwing had read somewhere, कहीं वो उसने पढ़ रखा था, that one of his favorite writers, कि उसकी जो favorite writers है ना अर्नेस्ट हेमिंगवे, had been asked, उससे पूछा गया था एक बार, what was the best dash for a novelist? What was the best dash for a novelist? क्या होगा जरा बताना। मानूंगी खुशबीर तुमको, दुष्ट बच्चा रोज यही कहता रहता है, आपके पीछे कुछ लगा है। जल्दी बताओ 22 में क्या होगा, जल्दी से बताना। हाँ, एक नॉवलिस्ट के लिए सबसे अच्छा बेटा मेडिकेशन तो इलाज होता है, मेडिकेशन मतलब मेडिसिन से रिलेटेड है। हाँ, एक नॉवलिस्ट के लिए सबसे अच्छा ट्रेनिंग क्या होगा? He had said
an unhappy childhood, बोला कि अगर नॉवेलिस्ट का चाइल्डहुड अनहैप्पी होगा ना तो उसके राइटिंग में बहुत ज्यादा खिल के उभर के निकलेगा। अब सोचो कितना गंदी बात है कि अच्छे नॉवेलिस्ट बनने के लिए ट्रेनिंग क्या चाहिए, तो ट्रेनिंग होना चाहिए अनहैप्पी चाइल्डहुड। रेडविंग हैड एंजॉयड अ फाइन टाइम ग्रोइंग अप। अब रेडविंग का सोचना था भाई मेरा तो बचपन बहुत शानदार बीता है, बट ही डैश इफ द होल डैश वॉज अनफोल्डिंग मोर लाइक अ नॉवल, बट ही डैश, बट ही वंडर्ड। लेकिन उससे लगा कि क्या इफ द होल डैश, इफ द होल डैश, या बताओ एग्जास्परेशन का मतलब होता है परेशानी, ठीक है ना। अब बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा। Was unfolding more like a novel and would be dash on one person and would be based on, beta on इसलिए based on one character, the guy in charge, him, the guy in charge। बेटा guy in charge क्या होगा? हाँ, guy in charge, कोई in charge किस चीज का हो सकता है बेटा? किसी एक्सपेडिशन का इंचार्ज हो सकता है, किसी तरह के खोज में जा रहे हो, उस एक्सपेडिशन का इंचार्ज तुम हो सकते हो। मे बी यू गॉट अ हैप्पी चाइल्डहुड एंड देन एन अनहैप्पी एडल्टहुड। हो सकता है आपकी चाइल्डहुड बहुत अच्छी हो, लेकिन अनहैप्पी आपका ऊपर जब बड़े हो जाओगे तो वो अनहैप्पी हो जाए। एंड दैट्स हाउ नॉवेल्स वर्कड। और हो सकता है इस तरह से नॉवेल वर्क करता हो, या तो अनहैप्पी चाइल्डहुड हो या तो अनहैप्पी एडल्टहुड हो। अब देखो मुझे तो कोई भी नहीं लग रहा था, लेकिन इन चार्ज देखा ना तो मुझे लगा यार ये जरूर किसी एक्सपेडिशन की बात कर रहा होगा जिसका इंचार्ज होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उम्मीद है, एग्जास्परेशन होता है जब आप परेशान हो जाते हो, है ना, वो एग्जास्परेशन होता है, जिसका मैंने सिनोनिम लिखवाया हुआ है वेक्स्ड, एग्जास्परेटेड, है ना, एनॉयड, ये सब होते हैं। तो आप देखो ध्यान से, रेडविंग ने कहीं पढ़ रखा था कि उनका जो फेवरेट राइटर था अर्नेस्ट हेमिंगवे, उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया था कि बेस्ट ट्रेनिंग नॉवेलिस्ट के लिए क्या होगा। उसने कहा था उसका चाइल्डहुड अनहैप्पी हो तो बढ़िया रहेगा, वो बढ़िया नॉवेलिस्ट बनेगा। अब रेडविंग को लगा था कि यार हम तो एंजॉय किए हैं अपना चाइल्डहुड, बट ही वंडर्ड, लेकिन उसके दिमाग में बार बार ये बातें आती थी, इफ दिस होल डैश वॉज अनफोल्डिंग मोर लाइक अ नॉवल, कि जो पूरा एक्सपेडिशन था क्या ये एक तरह से अनफोल्ड कर रहा था नॉवल की तरह, एंड वुड बी बेस्ड ऑन वन पर्सन, और पूरा ये नॉवल एक ही बंदा पर बेस्ड हो, किस पर? उसी पर। कौन है वो? जो गाय जो चार्ज में है, यानी कि वही था जो जिम्मेदारी उठाए हुए था उस एक्सपेडिशन का। फिर उसे लगा यार हो सकता है बचपन मेरा अच्छा बीता है, हो सकता है जवानी मेरी ऐसी झंड हो, तो शायद मैं अच्छा नॉवलिस्ट बन जाऊं, है ना। देखो ध्यान से बेटा, कभी कभी आपको क्लोज टेस्ट किसी स्टोरी के बीच से उठा के डाल देता है ना, तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। ये रहा आपका सेट नंबर 8। अब इसको देख लेना, अभी मैं पीडीएफ थोड़ी देर में डाल दूंगी केडी लाइव टेलीग्राम चैनल पे भी। और आज मेरा जो क्लास मैंने लिया है गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, रोज 9:30 से 10:30 चलेगा यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतू मैम पर, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कल मुलाकात होगी आपकी 2 जगह पे, मेरे चैनल पे भी और केडी लाइव चैनल पर भी। थैंक यू सो मच, बाय।